एक स्टोरी एक रूम से स्टार्ट होती है जो बुक्स से भरा होता है और प्रोटैगनिस्ट उन्हीं बुक्स में से एक पढ़ रहा होता है क्योंकि बचपन से ही उसे एमएमए पसंद था। लेकिन जब भी वो कोई नई स्टोरी पढ़ता, मेन कैरेक्टर्स उसे डिसअपॉइंट कर देते थे। उसके हिसाब से सच में कूल चीज ये होती है कि नॉर्मल सिचुएशंस में केयरफ्री दिखो, लेकिन सही टाइम पर अनइमेजिनेबल पावर से सबको सप्रेस कर दो। वो हमेशा ऐसा कैरेक्टर बनना चाहता था जो अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा कर रखता है। टाइम बीत गया और उसका मेन काम लोगों की मदद करना बन गया बिना किसी को पता चले। एक दिन उसने एक बूढ़ी आंटी की कार्ट उठाने में हेल्प की और जब आंटी पीछे मुड़कर देखने लगी तो वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ती हुई बोली, आज पता नहीं क्यों पहाड़ चढ़ना इतना आसान लग रहा है, वरना इतना ईजी नहीं होता। उसे लगा किसी ने हेल्प की है। प्रोटैगनिस्ट बिल्डिंग के कोने में छुपकर बोला, ये डेंजरस था। वो ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था। उसने मिडिल फिंगर से अपने चश्मे एडजस्ट किए और बोला, आज के लिए यहीं फिनिश करना होगा, वरना कल पक्का पकड़ा जाऊंगा। कल वो अपने अंकल की फ्रूट स्टैंड में हेल्प करेगा। 10 ईयर्स तक लोगों की हेल्प करने के बाद भी किसी को उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन एक दिन उसे 8 टन ट्रक ने टक्कर मार दी और उसके बाद वो एक अननोन डायमेंशन में खाली फील्ड में खड़ा था। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और पूछा वो कहाँ है, क्योंकि उसे क्लियरली याद था कि उसे ट्रक ने हिट किया था। तब उसके सामने एक एंजल अपीयर हुई और स्माइल के साथ बोली, ये स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया है और वो उसका वेट कर रही थी। वो इस दुनिया की गॉडेस हेरिया है और उसे री करने के लिए इंतजार कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखा और पूछा, अगर वो उसका वेट कर रही थी तो उसे पता है वो कौन है? गॉडेस खुशी से मान गई और बोली, वो उन लोगों में से है जो बिना नोटिस होने के लिए दूसरों की मदद करते हैं। और उसके गुड डीड्स देखकर कई गॉड्स अमेज हो गए थे। प्रोटैगनिस्ट ने सर झुकाकर बोला, उसने इतनी मेहनत की थी कि किसी को पता ना चले, लेकिन वो गॉड्स को डिसीव नहीं कर सका। हैरिया हंसी और बोली, एक्सपेक्टेड था, वो काफी एंटरटेनिंग है। एक गॉडेस होने के नाते वो उसे ब्लेसिंग देना चाहती है और वो इस दुनिया में कुछ भी बन सकता है, हीरो, डीमन किंग, ड्रैगन या फिर हेल का रूलर। उसे बस चूज करना है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की बात से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि उसने बोला वो ऐसा कैरेक्टर बनना चाहता है जो पावर हाइड करता है। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला वो वही बनना चाहता है। गॉडेस समझ नहीं पाई और पूछा, इसका मतलब क्या है? प्रोटैगनिस्ट बोला, वो हमेशा सीक्रेटली लोगों को फैन करता था जब उन्हें गर्मी लगती थी, और स्ट्रीट्स भी छुपकर साफ करता था। लेकिन ये असली पावर हाइड करने वाला कैरेक्टर नहीं होता। असली कैरेक्टर वो होता है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन सही वक्त पर अपनी पावर दिखाता है। हैरिया ने सोचकर बोला, वो समझ गई है। वो ग्रेट पावर चाहता है लेकिन अटेंशन नहीं चाहता। इसलिए वो एक कॉमनर के रूप में रीबॉर्न होगा, लेकिन उसकी पावर हीरो, डीमन किंग या ड्रैगन से भी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही उसकी पावर रिवील होगी उसका हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा और उसे हमेशा अपनी पावर छुपानी पड़ेगी। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट पैनिक हो गया और मना करने लगा कि उसका हार्ट क्यों एक्सप्लोड होगा। लेकिन हैरिया ने उसकी बात नहीं सुनी और स्माइल के साथ उसे भेज दिया और बोली, वो ग्रेट पावर के साथ लोनलीनेस का रास्ता चलेगा और वो उसके लिए प्रे करेगी। 2 ईयर्स बाद न्यू वर्ल्ड में प्रोटैगनिस्ट फील्ड में बैठा गॉन्स की कंप्लेन कर रहा था कि वो बात पूरी सुनते ही नहीं। तब उसने देखा कुछ मॉन्स्टर्स उसके पास खड़े हैं और बोला, कोई बात नहीं। उसने हाथ उठाया और ह्यूज मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर बोला, वैसे भी सबसे स्ट्रांग तो वो ही है। थोड़ी देर में उसने सब मॉन्स्टर्स को हरा दिया। एक मॉन्स्टर की बॉडी देखकर बोला, कितनी रिफ्रेशिंग पावर है। फिर मुड़कर देखा तो एक और मॉन्स्टर दूर खड़ा था और बोला, तो टोटल 5 नहीं थे। मॉन्स्टर भागने लगा और प्रोटैगनिस्ट बोला, ये इतना दूर कब भाग गया? वैसे भी जब मॉन्स्टर्स को उसकी पावर पता चली तब भी उसका हार्ट एक्सप्लोड नहीं हुआ। वो तुरंत उस मॉन्स्टर के पास पहुंचा और एक ही ब्लो में उसे डिफीट कर दिया। स्माइल के साथ बोला, सबको पकड़ना पड़ेगा। लैंड करने के बाद इधर उधर देखा और बोला, आसपास अब कोई मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई इंसान। री इनकारनेटेड यूरियन जो अब 9 ईयर्स का था सोचने लगा, क्या अब विलेज वापस जाना चाहिए? कुछ टाइम बाद जब वो विलेज आया तो एक रेड हेयर वाली लड़की ने उसे रोकते हुए पूछा, वो फिर से बिना बताए कहाँ चला गया था? यूरियन ने अपोलोजाइज किया और बोला उसका स्टमक एक हो रहा था। उसकी सिस्टर ने डांटा कि वो वीक है, उसे अकेला नहीं जाना चाहिए। क्या उसे पता नहीं कितने वुल्फ पैक्स घूम रहे हैं? यूरियन शर्मिंदा हो गया और माफी मांगी। घर के अंदर खड़े बच्चे बोले, वुल्फ्स की वजह से वो गार्डन तक नहीं जा पाते, सिर्फ प्रीस्ट्स की प्रेयर्स की वजह से हार्वेस्ट हो पाता है, और काश वुल्फ्स कम हो जाएं। तभी एक आदमी आया और यूरियन का सर पकड़कर उसे स्टूपिड इडियट बोला और जमीन पर फेंक दिया और बोला, ये ऑर्फन्स कुछ काम नहीं करते। सिस्टर टेंशन में उसके पास दौड़ी। आदमी ने गुस्से से बोला, इसे छोटा समझकर रखा था लेकिन ये यूजलेस निकला। सिस्टर ने पूछा, वो ठीक है ना? यूरियन ने प्रिटेंड किया कि वो ठीक नहीं है और सोचा आज भी पकड़ा नहीं गया। आदमी ने गुस्से से बोला, झाड़ू उठाओ और काम करो, और बच्चे तुरंत डायरेक्टर की बात मान गए। यूरियन ने सोचा किसी को पता नहीं कि मॉन्स्टर्स उसने खत्म किए हैं। डायरेक्टर ने सबको याद दिलाया, जो गलती करेगा उसे वुल्व्स को खिला दिया जाएगा। कुछ टाइम बाद बच्चे स्ट्रीट साफ कर रहे थे और खुश थे कि ऑर्फन होने के बावजूद डायरेक्टर उनका ख्याल रखता है और विलेजर्स वाले भी उन्हें खाना देते हैं। विलेजर्स स्माइल करके बोल रहे थे, बच्चे कितने अच्छे हैं और डायरेक्टर ने उन्हें शेल्टर दिया है, इसलिए उन्हें चिकन देना चाहिए। लेकिन ऑर्फनेज में डायरेक्टर टेबल पर बैठा बच्चों का खाना खुद खा रहा था और बच्चे दूसरे रूम में फ्लोर पर बैठे थे।
यूरियन सोच रहा था उन्हें सिर्फ पटेटोज क्यों मिल रहे हैं, जबकि आंटी ने चिकन दिया था। एक लड़की ने पूछा चिकन कहाँ गया। पास बैठा लड़का बोला चुपचाप खाओ, सड़क पर भूखे रहने से अच्छा है। यूरियन ने गुस्से से बोला सब डायरेक्टर की वजह से है। तभी रेड हेयर वाली लड़की ने 4 चिकन एग्स निकाले और स्माइल करके बोली आज कुछ स्पेशल है। सब बच्चे हैरान और खुश हो गए और बोले ये एग्स हैं। उसने कहा कि उसने आंटी के दिए हुए कुछ एग्स छुपा लिए थे और उन्हें जल्दी खा लेना चाहिए ताकि कोई पकड़ न ले, या पोटैटोज के साथ मैश करके खा ले। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए और लड़की बोली कि वो अभी खा लेगी। यूरियन खाने को देखकर खुश हो गया और सोचने लगा कितने सारे बॉइल्ड एग्स हैं। तब उसकी सिस्टर ने उसका नाम लिया और अपना हिस्सा उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली ये वो खा ले क्योंकि वो बहुत पतला है और प्रिंसिपल उसे बाहर निकाल सकता है। यूरियन शर्मिंदा हो गया और बोला सब ठीक है, वो ठीक रहेगा इसलिए वो खुद खा ले। लेकिन उसकी सिस्टर ने मना कर दिया और थोड़े नाराज एक्सप्रेशन के साथ बोली कि वो ही खा ले वरना वेस्ट हो जाएगा। यूरियन फिर मना करता रहा और बोला उसने पहले ही कहा था उसे नहीं चाहिए। तभी अचानक उसके पेट से आवाज आई और दोनों ऑकवर्ड हो गए। वो शर्म से लाल हो गई और बहाना बनाने लगी। यूरियन हंस पड़ा और बोला बेटर है वो खुद ही खा ले। वो उसे स्माइल के साथ देख रहा था। लेकिन उसकी सिस्टर ने फिर मना कर दिया और बोली उसे भूख नहीं है। यूरियन को याद आया जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तब एक आदमी ने उसे जमीन पर फेंक दिया था और जोर से स्टूपिड ऑर्फन कहा था और गुस्से से बोला था कि उसकी दुकान के पास ना आए वरना कस्टमर्स भाग जाते हैं और अगली बार वो उसे मार देगा। यूरियन ने सोचा ऑर्फन की लाइफ सच में हेल होती है, जहां कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता और हर वक्त वायलेंस होता रहता है। तब एक रेड हेयर वाली लड़की उसके पास आई और बोली लगता है वो यहाँ अकेला है। वो उसके पास बैठ गई और उसे एक पोटैटो दिया और बोला उसका नाम एला है और वो उसके साथ चले क्योंकि डायरेक्टर बुरा है, लेकिन कम से कम सर के ऊपर छत और खाना मिलता है। उसका पेट भी आवाज करने लगा और वो शर्म से लाल हो गई। कुछ टाइम बाद दोनों बिल्डिंग में गए और एला ने डायरेक्टर से कहा कि वो इस बच्चे को लेना चाहती है। डायरेक्टर ने देखा और एला बोली ये लड़का है और अच्छा काम करेगा, वो प्रॉमिस करती है। उस वक्त यूरियन उसे देखकर स्माइल कर रहा था और सोच रहा था वो कितनी क्यूट है। उसने अपना खाना उसके मुंह में डाल दिया और बोला उन्हें मैजिक एकेडमी जाना चाहिए जहां वो क्लासेस जा सकेगी और जितना चाहे टेस्टी फूड खा सकेगी। एक लड़के ने खुशी से पूछा क्या वहां सच में बहुत खाना मिलता है, और लड़की ने खुशी से हाँ कहा कि वो भी वहां जाना चाहती है। एला ने सबको हग किया और स्माइल के साथ बोली वो सब साथ में जाएंगे, टेस्टी फूड खाएंगे, काम की जगह पढ़ाई करेंगे और किसी भी तरह सर्वाइव करेंगे ताकि साथ रह सकें। कुछ टाइम बाद डायरेक्टर ने बच्चों को बुलाया और बोला उसके पास गुड न्यूज़ है। वो स्माइल के साथ बोला आज एला अडॉप्ट होने वाली है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करें। एला उदास हो गई और बोली वो सॉरी है कि वो उनके साथ नहीं रह पाएगी। बच्चों ने कहा वो सॉरी ना बोले, वो उसके लिए खुश हैं और थोड़ा जेलस भी। डायरेक्टर फिर स्माइल करके बोला ये लास्ट न्यूज़ नहीं है। वो यूरियन के पास गया, उसके शोल्डर पर हाथ रखा और बोला वो वुल्फ गॉड के लिए सैक्रिफाइस बनेगा और उसे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। एला टेंशन में आ गई और डायरेक्टर से बोली रुक जाएं क्योंकि उसने पहले कुछ और प्रॉमिस किया था कि अगर वो अडॉप्ट हो गई तो वो यूरियन का ख्याल रखेगा। डायरेक्टर मुस्कुराया और पूछा क्या उसे पता है वुल्व्स लेटली क्यों नहीं दिख रहे। यूरियन ने शांत रहकर हाँ में सर हिलाया। डायरेक्टर बोला असल में वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उन्हें रेगुलरली खाना दिया जाता है। वुल्फ गॉड को यंग मीट पसंद है और यूरियन छोटा और पतला है इसलिए बड़ा होकर भी अच्छा वर्कर नहीं बनेगा और उसका सैक्रिफाइस विलेज को बचा लेगा, इसलिए सबको उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। यूरियन शांत रहकर सोचने लगा, अब उसे समझ आ गया कि वो ऑर्फन्स को क्यों रखते हैं। एला ने टेंशन में जोर से बोला कि सैक्रिफाइस वो खुद बनेगी और यूरियन को छोड़ दिया जाए। डायरेक्टर उसे मारने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक गया और बोला गुड्स को डैमेज नहीं कर सकते और उसे दोबारा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एला डर गई और चुप हो गई। बाकी बच्चे भी उदास हो गए। डायरेक्टर ने धमकी दी अगर बात नहीं मानी तो सिर्फ यूरियन नहीं बल्कि बाकी बच्चे भी सैक्रिफाइस होंगे और सबको झाड़ू उठाकर काम पर भेज दिया गया, सिर्फ यूरियन को छोड़कर। कुछ टाइम बाद यूरियन एक डार्क रूम में रीत पहनकर बैठा था और सोच रहा था अब क्या करे, शायद चुपके से वुल्फ गॉड को खत्म करके सीक्रेट जर्नी पर निकल जाए। तब एला रूम में आई और उसका नाम लिया। यूरियन उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए थे। उसने पूछा ये क्या हुआ और बाल क्यों काटे। एला हल्की स्माइल के साथ बोली कैसा लग रहा है। उसने खुद काटे ताकि वो उसकी तरह लगे क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसे उसके साथ कपड़े चेंज करने होंगे। वो कपड़े उतारने लगी और बोली उसके पास गर्ल्स क्लोथ्स हैं लेकिन वो पतला है इसलिए फिट हो जाएंगे। यूरियन कंफ्यूज हो गया और पूछा वो क्या बोल रही है, इसका मतलब क्या है। एला स्माइल करके बोली वो पहले ही बता चुकी है कि सैक्रिफाइस वो बनेगी। यूरियन हैरान हो गया और बोला क्या उसे पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन एला ने उसे रोक दिया और बोली वो जानती है क्योंकि उसका छोटा भाई भी सैक्रिफाइस बना था और जब उसने यूरियन को पहली बार देखा था तो उसे लगा उसका भाई वापस आ गया है, इसलिए वो उसका ख्याल रखना चाहती थी। यूरियन उसे हैरान होकर देखता रहा और सिस्टर कहकर चुप हो गया।
एला स्माइल करके बोली वो अपने छोटे भाई को दोबारा मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसे जितना दूर हो सके भाग जाना चाहिए। यूरियन टेंशन में बोला फिर वो दोनों साथ में क्यों नहीं भागते। एला बोली वो जल्दी पकड़े जाएंगे क्योंकि अडल्ट्स ज़्यादा फास्ट होते हैं और ये परफेक्ट प्लान है। डायरेक्टर उसके बाल देखकर उसे पीटेगा और जब तक उसे होश आएगा तब तक यूरियन विलेज से निकल चुका होगा। उसने यूरियन के सर से रीत उतारकर अपने सर पर पहन ली और बोली उसे उसकी जगह जीना चाहिए क्योंकि अडॉप्शन वाली जगह भी कुछ खास अलग नहीं होगी और वो उसे सर्वाइव करना सिखा देगी। यूरियन ने अपनी मुट्ठी कस ली और सोचा एक 10 ईयर की लड़की ऐसी बातें कर रही है और इतनी पावर होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। तभी अचानक डायरेक्टर नाइफ लेकर रूम में एंटर हुआ और एला डर गई। उसने उसका नाम लिया और पूछा उसके बालों को क्या हुआ। वो मुड़कर कुछ बोलने वाली थी और यूरियन सोचने लगा उसके हाथ में नाइफ क्यों है। डायरेक्टर तुरंत उसके पास गया, उसे हवा में उठाया और गला पकड़कर बोला वो एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है और अब इस हाल में क्यों है क्योंकि इससे प्राइस गिर जाएगी। यूरियन ने अपनी मुट्ठी में स्ट्रांग एनर्जी जमा करनी शुरू कर दी और टेंशन में अपनी सिस्टर को बुलाया, लेकिन अचानक उसके हार्ट में दर्द हुआ और उसे याद आया अगर किसी को उसकी पावर पता चल गई तो उसका हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। उसी वक्त एला सांस न ले पाने की वजह से खांसने लगी। डायरेक्टर ने रीथ देखा और बोला अब उसे सब समझ आ गया। जैसे उसका छोटा भाई वैसे ही ये भी सैक्रिफाइस बनना चाहती है। उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई और वो हंसने लगा और बोला लगता है उसे एक इंटरेस्टिंग बात नहीं पता। वो ही वुल्फ गॉड है और उसने ही उसके भाई को मारा था। उसका मीट और स्किन मॉन्स्टर्स को दिया और ऑर्गन्स अच्छी प्राइस में बेच दिए क्योंकि डेड बॉडीज ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। उसने बोला यूजलेस ऑर्फन्स के लिए ये एक ऑनर है और वो लास्ट तक काइंड रहा क्योंकि कम से कम सैक्रिफाइस बनकर वो किसी काम तो आते हैं। वो लंबी देर तक हंसता रहा फिर बोला लगता है वो मर गई। उसने हाथ छोड़ा और यूरियन की तरफ देखा जो चुप खड़ा था और बोला उसकी सिस्टर अब नहीं रही, लेकिन टेंशन ना ले वो जल्दी मिल जाएंगे। यूरियन को एला के साथ बिताए सब मोमेंट्स याद आने लगे और उसने पूछा वो हेजिटेट क्यों कर रहा है। डायरेक्टर ने पूछा इसका क्या मतलब है। यूरियन के दिमाग में पास्ट फ्लैश हुआ जहां हैरिया ने पूछा था वो पावर हाइड करने वाला कैरेक्टर क्यों बनना चाहता है। जब हीरो या डीमन किंग बनना आसान है, क्या इतना जरूरी है कि कोई उसके एक्शंस ना देखे। यूरियन ने कहा हीरो और डीमन किंग अपनी पावर सबके लिए यूज करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर उन लोगों के लिए यूज करना चाहता है जिन्हें वो खुद प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसी मोमेंट उसने एक ही ब्लो में हेडमास्टर का सर काट दिया और बोला वो अपनी पावर सिर्फ उनके लिए यूज करेगा जिनको वो बचाना चाहता है। इतनी स्ट्रांग स्ट्राइक थी कि हेडमास्टर का सर छत तोड़कर आसमान में उड़ गया। यूरियन तुरंत आगे बढ़ा और गिरती हुई एला को पकड़ लिया और बोला उसे लेट होने का अफसोस है। उसने महसूस किया वो अभी सांस ले रही है और हैरान होकर अपनी सिस्टर को बुलाया। वो बहुत खुश था कि अभी देर नहीं हुई और तुरंत हीलिंग यूज करने लगा। यूरियन स्माइल करके बोला वो बहुत खुश है कि सब खत्म होने से पहले वो पहुंच गया। उसने आंखें बंद की और सोचा अब उससे कोई रिग्रेट नहीं है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और उसने हैरानी से पूछा वो अभी तक ठीक कैसे है। उसने अपने पास पड़े रीत को देखकर स्माइल की और कहा अब उसे सब समझ आ गया है। अगर किसी को उसकी असली पावर पता चलने से पहले ही वो मर जाता है तो वो नहीं मरेगा। यूरियन ने सोचा कि वो इस दुनिया में गॉडेस हेरिया की वजह से आया था और 4 साल पहले उसने एला को उस गंदे डायरेक्टर से बचाया था। अब प्रेजेंट टाइम में वो एक डार्क फॉरेस्ट में खड़ा था और उसके सामने एक ह्यूज मॉन्स्टर उसे घूर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद यूरियन डरने वाला एक्सप्रेशन बनाकर चिल्लाया कि वो आज सुबह मिल्क पीना भूल गया क्योंकि पिछले 4 सालों में वो ज्यादा बड़ा ही नहीं हुआ। तब मॉन्स्टर ने अपने बड़े हाथ से उस पर अटैक किया और यूरियन अपने हाथ को देखते हुए पूछने लगा कि 13 ईयर के लड़के की एवरेज हाइट क्या होती है। उसने एक बहुत स्ट्रांग पंच मारा और उस ह्यूज मॉन्स्टर को एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय कर दिया। यूरियन मॉन्स्टर का सर जमीन पर गिरता हुआ देखकर स्माइल करते हुए बोला क्या डियर के एंटलर्स खाने से हाइट बढ़ती है। कुछ टाइम बाद एक बड़े कैथीड्रल में एक वुमन ने एला और यूरियन को बुलाया और बोला अब वो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए काफी बड़े हो गए हैं। सिस्टर अरीन ने स्माइल के साथ पूछा क्या उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है। यूरियन ने सोचा डायरेक्टर के मरने के बाद वही उन्हें यहाँ लेकर आई थी। एला ने हाँ कहा और बोला ये सब उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है। बाकी ऑफन्स भी उनके पास आए और उन्हें गुड लक विश किया। आर्लीन ने कहा यह बहुत अच्छा है, शायद गॉड ने हेडमास्टर को इसलिए ले लिया ताकि वो जिंदा रह सकें, और उसने दुआ की कि उनका ब्लेसिंग एग्जाम में हेल्प करे। दोनों ने थैंक्स कहा और बोला वो जरूर पास होंगे। यूरियन पास्ट याद करने लगा और सोचने लगा मैजिक एकेडमी उनका ड्रीम प्लेस था जहां वो ऑर्फनेज से निकलना चाहते थे। वो स्लाई स्माइल के साथ सोचने लगा ये वही स्कूल है जहां वो हमेशा जाना चाहता था। पिछले 4 साल बहुत बोरिंग थे क्योंकि वो सिर्फ चुपके से मॉन्स्टर्स खत्म करता रहा, लेकिन अब लोग उसे ओपनली इग्नोर करेंगे और फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिक में अंडर एस्टिमेटेड मेन कैरेक्टर बनना ही तो मेन पॉइंट है। इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था। रॉयल मैजिक एकेडमी रूलिंग फैमिली ने बनाई थी जहां स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता और सबके टैलेंट को डेवलप किया जाता है ताकि लोग मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट खड़े हो सकें।
और आज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। नोबल फैमिली से क्रिस हंसकर बोला, जैसे एक्सपेक्टेड था, रॉयल एकेडमी का गेट भी नोबल फील देता है। उसने आसपास देखा और बोला, ज्यादा स्टूडेंट्स ब्लू ब्रॉच पहने हुए हैं, मतलब वो नोबल्स हैं जैसे वो खुद। फिर उसने एक रेड ब्रॉच वाली लड़की को देखा और हैरान होकर पूछा, क्या वो रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है? वो थोड़ी टेंशन के साथ बोला, लगता है इस साल का एग्जाम डिफिकल्ट होगा। तब उसकी नज़र एला पर पड़ी जो यूरियन को टेंशन ना लेने को कह रही थी। क्रिस ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या है ये? और जब उन्हें पास आते देखा तो पूछा, क्या उनके पास ब्लैक ब्रॉच है? एला टेंशन में बोली, उन्हें बस नॉर्मल एक्ट करना चाहिए। यूरियन स्माइल के साथ बोला, यहाँ सिर्फ वही टेंशन ले रही है। तब ऑडियंस में किसी ने हंसना शुरू कर दिया और क्रिस उनके पास आकर वाइट स्माइल के साथ बोला, यहाँ स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोअर बींग्स कैसे सोच सकते हैं कि वो मैजिक एकेडमी में एंटर कर सकते हैं? दूसरे स्टूडेंट्स भी हंसने लगे और बोले, क्या ये लोग पढ़ भी सकते हैं? लगता है कंपटीशन में 2 लोग कम हो जाएंगे। वैसे भी ये फेल होने वाले हैं, उन्हें तो किंग का शुक्रिया करना चाहिए कि चांस मिला। यूरियन स्माइल करते हुए सोचने लगा, ये परफेक्ट है, पावर हाइड करने वाले कैरेक्टर का क्लासिक प्लॉट डेवलपमेंट। एला ने शांत रहकर सर झुका लिया और बोला, उसे इग्नोर करें। फिर अचानक मुड़कर बोली, चलो यहां से चलते हैं। यूरियन हैरान हो गया और उसका नाम लिया, लेकिन एला ने फर्मली कहा वो उनकी बात ना सुने, क्योंकि वो लोग इंसान की वैल्यू नहीं समझते, सिर्फ स्टेटस देखते हैं। यूरियन कंफ्यूज्ड होकर उसके पीछे चलने लगा और बोला, सिस्टर रुक जाओ। कुछ देर बाद मैजिक एकेडमी के हेड मैजिस ने लाउड वॉइस में अनाउंस किया कि 29th एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है और उनका गोल सिंपल है। मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड और मैजिक से लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, इसीलिए बेसिक स्किल्स टेस्ट होंगे। स्टूडेंट्स यूरियन को देखकर बोलने लगे, देखते हैं क्या इसके पास ब्लैक ब्रॉच है? तो कॉमनर्स भी आए हैं, क्या ये स्वॉर्ड उठा भी पाएगा? बैंडेज पहने आदमी ने कहा, वो इंस्ट्रक्टर है जो स्वॉर्ड स्किल टेस्ट कंडक्ट करेगा, जिसका नाम रायन पाई है, और टास्क ये है ट्रेनिंग स्वॉर्ड से एक ही ब्लो में टारगेट को कट करना। स्टूडेंट्स हैरान हो गए जब किसी ने टारगेट को पेपर की तरह कट किया और बोले, ये अमेजिंग है। रायन पाई लिस्ट देखकर बोला, सब एक एक करके आए। उसने टीएन को बुलाया और वाइट हेयर वाली लड़की आगे आई। उसने स्वॉर्ड पकड़ी और इंस्ट्रक्टर ने कहा, रेडी हो तो स्टार्ट करें। उसने टेंशन में पूछा, अगर फर्स्ट ट्राई में नहीं हुआ तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगी? रायन पाई बोला, ऐसा नहीं है, वो अभी बच्चे हैं, इसलिए बस अपना बेस्ट दिखाएं। टीएन ने स्वॉर्ड चलाई और चिल्लाई। रायन पाई ने टारगेट देखकर कहा, वो मिडिल तक कट कर पाई है। नेक्स्ट क्रिस आया, उसने भी सेम तरह मिडिल तक कट किया। फिर रेल आया और उसने भी डमी को मिडिल तक कट किया। रायन पाई ने लिस्ट देखकर कहा, नेक्स्ट एला है। वो टेंशन में आगे आई और बोली, वो रेडी है। यूरियन स्माइल के साथ बोला, मिडिल तक कट करना इनफ है, वो इजीली कर लेगी। एला ने स्माइल करके थैंक्स कहा और स्वॉर्ड उठाई। स्टूडेंट्स हंसकर बोले, कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन उसके जैसे लोग एग्जाम देंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो हाफ भी कट नहीं कर पाएगी। एला ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टारगेट को देखा और पास्ट याद करने लगी, जहां वो यूरियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। उसने जोर से स्ट्राइक की और डमी को पूरा हाफ में कट कर दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए और चिल्लाने लगे, वो पहली स्टूडेंट है जिसने डमी को हाफ में कट किया, शायद स्वॉर्ड की वजह से हुआ है। एला स्माइल करके बोली, वो यूरियन को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वो बहुत वीक है। रायन पाई कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था टारगेट के बीच में मैजिक रॉड लगी है, जिसे पूरा कट करने के लिए वेपन में मैजिक स्ट्रेंथन करना पड़ता है, जो अडल्ट्स के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन उसने सब कॉन्शियसली कर लिया। वो एला को देखकर सोचने लगा, वो काफ़ी टैलेंटेड है। फिर उसने लिस्ट देखकर यूरियन को बुलाया। यूरियन फील्ड में गया और स्वॉर्ड उठाई। रायन पाई बोला, रेडी हो तो स्टार्ट करें। वो सोच रहा था, देखते हैं उसकी सिस्टर का भाई क्या दिखाता है। यूरियन ने तुरंत दौड़कर टारगेट पर स्ट्राइक की। स्टूडेंट जोर से हंसने लगे और बोले, उसने हाफ भी कट नहीं किया, ये तो एक्सपेक्टेड था। ब्लैक ब्रॉच कॉमनर्स हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। यूरियन उनकी तरफ पीट करके स्लाइस स्माइल के साथ खड़ा रहा और रायन पाई ने सोचा वो अपनी सिस्टर जितना टैलेंटेड नहीं है। कुछ टाइम बाद मैजिक टेस्ट शुरू हुआ, जहां इंस्ट्रक्टर चिले ने कहा, सबको मैजिक टूल से पीछे वाले टारगेट को हिट करना है। एक लड़के ने हाथ उठाकर बोला, वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, तो चिले ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टूल खुद वाटर क्रिएट करेगा, और सब एक एक करके ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्रिस आया, उसने मैजिक टूल लिया और स्लाइस स्माइल के साथ बोला, वो स्टार्ट कर रहा है, और शांति से टारगेट की तरफ एम किया। क्रिस ने मैजिक टूल को टारगेट की तरफ पॉइंट किया और पानी की एक स्ट्रीम छोड़ी जो सीधा टारगेट पर लगी। चिले ने कहा, ये गुड रिजल्ट है, और पीछे खड़े 2 स्टूडेंट्स हैरान होते हुए बोले कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था। इंस्ट्रक्टर ने उसे अपनी जगह वापस जाने को कहा और बोला, नेक्स्ट यूरियन है। यूरियन स्माइल के साथ आगे गया और बोला, वो रेडी है। एला ने स्माइल करके उसे गुड लक कहा। चिले ने कहा, वॉन्ड लो और आगे आओ। क्रिस ने वॉन्ड उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन यूरियन के पकड़ने से पहले ही टूल छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर गया। क्रिस ने स्माइल के साथ यूरियन को देखकर कहा कि एक डर्टी कॉमनर को नोबल से कुछ लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।
एला टेंशन में उन्हें देखने लगी और चीले ने कहा कि वो लोग आपस में झगड़ा ना करें। यूरियन ने फ्लोर से मैजिक टूल उठाया और अपनी सिस्टर को बोला सब ठीक है। वो स्लाइस स्माइल के साथ आगे बढ़ा और सोचने लगा कि सबकी नज़र उस पर है और ये परफेक्ट फेलियर सीन होगा जिससे वो एक परफेक्ट कैरेक्टर बनेगा जो अपनी पावर हाइड करता है। उसने टूल को टारगेट की तरफ पॉइंट किया और अचानक बहुत स्ट्रांग पानी की स्ट्रीम निकलने लगी। यूरियन खुद हैरान हो गया क्योंकि वो इसे रोक नहीं पा रहा था। सारे स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो गए। जो अभी हुआ, यूरियन ने अपने हाथ में ब्रोकन मैजिक टूल को कंफ्यूज स्माइल के साथ देखा और बोला, अब तो वो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गया। सब लोग उसे देखने लगे और एला इंस्ट्रक्टर के पास खड़े उसका नाम हैरान होकर लेने लगी। एक स्टूडेंट ने हैरान आवाज में पूछा, क्या हुआ? अभी क्या मैजिक टूल एक्सप्लोड हो गया? क्या इस कॉमनर का माना इतना स्ट्रांग है? यूरियन और भी हैरान हो गए जब क्रिस जोर से बोला, प्रॉब्लम टूल में थी, वो डिफेक्टिव था, ये कॉमनर वर्किंग टूल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बाकी स्टूडेंट्स शांत हो गए और बोले, हाँ ये पॉसिबल नहीं है, सब सेम बॉन्ड यूज कर रहे थे, कभी ना कभी टूटना ही था। क्रिस बोला, ये तो उसके ट्राई करते ही एक्सप्लोड हो गया, इस कॉमनर की लक ही खराब है। यूरियन ने अपना फेस हाथ से कवर किया और सोचा वो उसका थैंकफुल है क्योंकि टूल इतना वीक क्यों था, उसकी पावर की सिर्फ छोटी सी ड्रॉप से ही टूट गया। अगर अभी पकड़ा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पावर हाइड करने वाला कैरेक्टर बनते ही उसे रिलैक्स नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मजा स्माइल के साथ बोला, अब फाइनल टेस्ट होगा। 3 स्टूडेंट्स की टीम्स फॉरेस्ट में एंटर करेंगी, एक मैजिकल बेयर को किल करेगी और उसका फैंग लेकर आएगी। स्किल या माना कितना भी स्ट्रांग हो, अगर मॉन्स्टर डिफीट नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं। उन्हें अपनी करेज प्रूव करनी होगी। यूरियन ने सोचा फाइनल टेस्ट मतलब मॉन्स्टर हंट। एला ने स्माइल के साथ कहा, अब ड्रीम पूरा होने में सिर्फ एक स्टेप बाकी है, उन्हें ये टेस्ट पास करना ही होगा। यूरियन ने स्माइल के साथ हाँ कहा और बोला वो लोग ट्राई करेंगे। मजा ने कहा, अब टीम्स ब्रूच के ग्लो के अकॉर्डिंग बनेंगी। एला ने अपना ब्रूच देखकर पूछा, क्या इसमें रेड ग्लो है? प्रिंसेस के पास खड़े लड़के ने कहा वो उनके साथ आएं और वो सीधा फॉरेस्ट जाएंगे। एला मान गई और क्रिस नाराज होकर बोला, क्या वो सच में प्रिंसेस के सेम टीम में होगी? शायद वो बस लकी थी। यूरियन ने स्माइल के साथ सोचा, अच्छा है वो स्ट्रांग लोगों के साथ है। एला ने स्माइल के साथ उसे गुड लक कहा और चली गई। यूरियन ने भी हाथ हिलाकर गुड लक बोला, लेकिन वो एम्बैरेस था क्योंकि उसका ब्रूच ग्लो नहीं कर रहा था और वो सोचने लगा क्यों उसमें कोई ग्लो नहीं है। स्टूडेंट्स उसे देखकर बोले, ये तो एक्सपेक्टेड था, कॉमनर से अच्छा हुआ वो उनकी टीम में नहीं है। यूरियन टेंशन में पूछने लगा, क्या उसकी टीम नहीं बनेगी? तब रिशल और टीएन उसके पास आए और बोले, उन्हें कोई मिल गया जिसका ब्रूच ग्लो नहीं कर रहा। रिशल ने स्माइल के साथ पूछा, उसका नाम यूरियन है ना? और बोला वो उसे टेस्ट के टाइम देख रहा था, उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। टीएन ने शर्माते हुए अपना नाम बताया। यूरियन ने स्माइल के साथ हाँ कहा और बोला वो लोग बेस्ट करेंगे। उसने सोचा अच्छा हुआ उसकी टीम बन गई। कुछ स्टूडेंट्स जिनके ब्रूच पर्पल ग्लो कर रहे थे उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले, ब्लैक और ग्रीन एक टीम में है, मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एक जगह आ गए। ये उसका 4th अटेम्प्ट है, क्या वो इतना यूजलेस है? कॉमनर से क्या एक्सपेक्ट करना। उन्होंने टीएन की तरफ देखकर कहा, वो अबैंडन नोबल है ना, क्या ग्रेट टीम है। और सब हंसने लगे जिससे दोनों अपसेट हो गए। यूरियन कंफ्यूज होकर सोचने लगा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, 4th ट्राई और अबैंडन नोबल? फिर स्माइल के साथ पूछा, वो लोग फिर भी टेस्ट पास कर सकते हैं ना? उसकी बात सुनकर टीम मेंबर्स हैरान हो गए। रिशल हैप्पी स्माइल के साथ बोला, उसने उससे ऐसी एटीट्यूड एक्सपेक्ट की थी, वो नोबल्स के बीच भी काम और कॉन्फिडेंट करता है, वो भी ऐसा बनना चाहता है और उसे लगता है यूरियन को लोगों से रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उन्हें अकेडमी में जरूर एंटर करना चाहिए। यूरियन कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ हाँ बोल दिया। टीएन ने टेंशन में पूछा, क्या वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि उसे लगता है वो मैजिक और सॉर्ड टेस्ट फेल कर गई। यूरियन को अचानक याद आया क्या हुआ था और वो डर गया, सोचकर कहीं वो खुद ही फेल तो नहीं हो गया। उसे याद आया एला चाहती थी वो साथ में पास करें, इसीलिए वो टेंशन में आ गया। रिशल ने कहा, सब ठीक होगा, मॉन्स्टर हंटिंग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, अगर वो लोग मिलकर फाइट करें तो पास हो जाएंगे। यूरियन खुश हो गया और टीएन ने पूछा, वो इतना कूल बिहेव क्यों कर रहा है? यूरियन ने सोचा रिलीफ मिला, अब वो अपनी सिस्टर के साथ टेस्ट पास कर पाएगा। कुछ देर बाद फॉरेस्ट में यूरियन एक ह्यूज फायर ब्रीदिंग बेयर से भागते हुए चिल्लाया कि अगर ऐसा ही रहा तो वो सर्वाइव भी नहीं करेगा। रिशल ने यंग लेडी को चिल्लाकर कुछ करने को कहा क्योंकि वो नोबल है। टीएन डरते हुए भागती रही और माफी मांगती रही। कुछ देर बाद वो फॉरेस्ट में रुक गए और रिशल बोला, र्यूमर्स सही थे, ये बहुत डिफिकल्ट है। यूरियन छोटी सी स्माइल के साथ सोचने लगा, टेस्ट पास करने के लिए बेयर को डिफीट करना जरूरी है, लेकिन जब तक वो लोग साथ हैं वो हंट नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला होता तो ऐसे 100 मॉन्स्टर्स भी हैंडल कर लेता। रिशल ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। सबकी अपनी सिचुएशन है, लेकिन वो फेल नहीं हो सकता क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर है। इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि मॉन्स्टर का फैंग सीधा निकाल लेते हैं। यूरियन हैरान हो गया और पूछा, इसका मतलब क्या है? रिशल ग्लासेस एडजस्ट करते हुए कहा, टेस्ट का टास्क बेयर को डिफीट करके फैंग लाना है, लेकिन वो वीक है इसीलिए सिर्फ फैंग लेना होगा।
यूरियन ने हैरान होकर पूछा, क्या ये पॉसिबल है? रिशल बोला, एक तरीका है, बेयर्स के दांत हमेशा बाहर रहते हैं। अगर वो उसकी बात माने तो प्लान काम करेगा, और इस साल वो लकी है क्योंकि मॉन्स्टर बेयर सबसे इजी एनिमी है। उसने टीएन को एक बैग दिया और बोला, इसे अपने बॉडी पर लगा ले। टीएन ने टेंशन में पूछा, ये क्या है? रिशल स्माइल के साथ बोला, ये डियर ब्लड है। बेयर्स स्मेल के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो इसमें इतना बिजी हो जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका फैंग मिसिंग है। टीएन एम्बैरस होकर बोली, वो अच्छी रनर नहीं है। रिशल उठकर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हैंडल कर लेंगे क्योंकि मॉन्स्टर बेयर खाते वक्त अटैक्स इग्नोर करता है। लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही यूरियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिशल हैरान होकर पूछा, क्या वो सीरियसली उससे मरने के लिए कह रहा है? रिशल ने पूछा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या वो अपनी सिस्टर के साथ स्कूल नहीं जाना चाहता? यूरियन ने उसका हाथ छोड़कर सीरियस फेस के साथ कहा, ये नहीं हो सकता। बिना सैक्रिफाइस के काम नहीं चलेगा, या फिर उसके पास बेयर को डिफीट करने का कोई और तरीका है? उसने कहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और उसके पास कोई चांस भी नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल नीचे लेवल पर है। नोबल्स को अनलाइक उन्हें जन्म से स्ट्रांग माना नहीं मिलता, इसलिए कॉमनल्स को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। साथ में टेस्ट पास करना अच्छा रहेगा। सिर्फ एक नोबल को सैक्रिफाइस करना ठीक होगा क्योंकि उसे इसी टीम में भेजा गया है। अब सबने उसे छोड़ दिया है तो वो अपनी मर्जी से उसे यूज कर सकते हैं। टियान उदास चेहरे के साथ अपना पास्ट याद करने लगी। एक लड़की ने उससे कहा कि उसने सुना है कि वो फिर से टेस्ट फेल हो गई। उसका भाई रिकी इतना टैलेंटेड है कि शक होता है क्या दोनों सेम खून से हैं। ये काउंट के परिवार के लिए सच में शर्म की बात है। यूरियन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि चाहे कोई अबैंडन्ड हो या इग्नोर किया गया हो, हर इंसान का एक वक्त आता है जब वो चमकता है। वो दूसरों के लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन काम का है और कौन नहीं। रिचल ने जोर से दांत भींचे और अपना खून उन दोनों पर गिरा दिया। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और उसने जोर से कहा कि इस हालत में उसे उसके साथ मर जाना चाहिए। बहुत बड़ा बेर तुरंत खून की स्मेल पकड़कर बहुत तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। टियान इस वजह से बहुत डर गई, लेकिन यूरियन शांत चेहरे से देख रहा था और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। टियान ने उसे देखा और सोचा कि वो बहुत कमजोर है, अगर कुछ नहीं किया गया तो वो सब मर जाएंगे। उसने मैजिक वॉन्ड में एनर्जी जमा करनी शुरू की और सोचा कि उसे खुद मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। उसने अपने सामने खड़े बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा और डर से उसका दिल तेज धड़कने लगा। टियान को याद आया कि उसे परिवार की शर्म कहा जाता है और उसने गुस्से में दांत भींचे। उसने हवा से एक शील्ड बनाया और बेर का अटैक रोक दिया। फिर सीरियस चेहरे से बोली कि वो भी एक नोबल वुमन है। तुरंत उसने अपनी पीठ के पीछे हवा से कई तलवारें बना दी और उन्हें मॉन्स्टर पर फेंका, लेकिन हैरान रह गई क्योंकि उसके शरीर पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। यूरियन हैरान होकर बोला कि ये मॉन्स्टर काफी ड्यूरेबल है। टियान ने सीरियस चेहरे से कहा कि कम से कम उसे तो बचाना होगा। उसके आसपास हवा के करंट्स घूमने लगे और यूरियन ने पूछा, क्या हवा ठंडी हो रही है? टियान ने कहा, लैंडिंग थोड़ी रफ हो सकती है। वो चीजें लॉन्च कर सकती है लेकिन सेफ लैंडिंग अभी नहीं सीखी। उसने उसे काइंड स्माइल के साथ देखा और कहा कि मौत से तो बेटर है। फिर उसने वॉन्ड घुमाकर उसे आसमान में बहुत ऊपर लॉन्च कर दिया। टियान स्माइल के साथ बोली कि उसने उसे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया। वो देख रही थी कि बहुत बड़ा बेर उस पर हमला कर रहा है और उसने दुआ की कि वो बचकर निकल जाए। वो अनकॉन्शियस स्टेट में गिरने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यूरियन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब उसका चमकने का वक्त है। उसने उसे ध्यान से जमीन पर रखा, इधर उधर देखा और स्माइल के साथ बोला कि लगता है वो लड़का डर के भाग गया, लेकिन कम से कम वो उसे बचा पाया। उसने एक ही ब्लो में मॉन्स्टर को हरा दिया जो उस पर हमला करने वाला था, और बोला कि पहले फैंग्स निकालने होंगे। फिर यूरियन ने पीछे मुड़कर स्माइल के साथ पूछा कि क्या वापस जाकर उस इडियट का थोड़ा मजाक उड़ाना चाहिए। वैसे वो भागा कहाँ? उसी वक्त जंगल के दूसरे हिस्से में रेल कुछ स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था। रिकी ने शांत आवाज में पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उसने हाथ में तलवार पकड़ी और कहा कि स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स सिर्फ मॉन्स्टर्स के खिलाफ निकाले जाते हैं। एक स्टूडेंट ने कॉमनर लड़की से कहा कि वो उनके पास आ जाए, वो उन्हें टेस्ट पास करने में हेल्प करेंगे। रिकी ने शांत तरीके से पूछा, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एकेडमी का हेडमास्टर ही ये डिसाइड कर सकता है ना? एक स्टूडेंट टेंस स्माइल के साथ बोला कि वो सब नोबल्स को फेल करवा देंगे और खुद पास हो जाएंगे। उसके पास खड़े लड़के ने कहा कि उसे सब डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए। रिकी शांत होकर पूछा, क्या उसे लगता है कि उनकी साइड पर रहकर वो जीत सकता है? लड़का हंसा और बोला कि उन्हें खुद लड़ने की जरूरत नहीं, मॉन्स्टर्स उनके लिए सब कुछ करेंगे। वो मॉन्स्टर्स का यूज करके नोबल्स को मरवा देंगे। दूसरा लड़का चिल्लाया कि प्लान की डिटेल्स बताना बंद करे, लेकिन वो पागल सी स्माइल के साथ बोला कि मॉन्स्टर्स सब कुछ कर देंगे। रिकी ने शांत तरीके से कहा कि इस साल ज्यादा कॉमनर्स टेस्ट दे रहे हैं, तो ये भी प्लान का पार्ट था। प्रिंसेस ने कहा कि शायद उन्हें पता था कि बेर मॉन्स्टर्स खून की स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं।
रूलिंग फैमिली की मेंबर होने के नाते वो अपना अफसोस जताना चाहती है कि फ्यूचर प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स का ऐसे यूज कर रहे हैं। उसने रिकी को बुलाया और कहा कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए और चेक किया जाए कि एग्जाम के लास्ट पार्ट का यूज करके किसने मॉन्स्टर्स को छोड़ा। रिकी तुरंत उनकी तरफ दौड़ा, तलवार घुमाकर अपनी मैजिक से 3 स्टूडेंट्स को हरा दिया। रेल जोर से चिल्लाया कि सब तुरंत खून स्कैटर करे, और उसके कहने पर सबने खून छिड़कना शुरू किया। रिकी शांत चेहरे से देख रहा था और उसके सामने का खून तुरंत इवेपोरेट हो गया। रेल बहुत हैरान हुआ और पूछा, खून अचानक इवेपोरेट कैसे हो गया? प्रिंसेस शांत खड़ी रही और अपनी मैजिक यूज करके बोली कि अब उन्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि प्लान फेल हो चुका है। एला हैरान रह गई और सोचा कि उसे तो इंटरफेयर भी नहीं करना पड़ा। रेल गुस्से और डर के साथ बोला कि ये उनका लास्ट चांस है, अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी तलवार से अपना हाथ काट लिया और जोर से बोला कि वो हार नहीं मान सकते। ये देखकर बाकी 2 स्टूडेंट्स डर गए। प्रिंसेस ने कंफ्यूज चेहरे से पूछा कि उसे इतना एक्सट्रीम क्यों जाना पड़ा। तुरंत 4 बहुत बड़े बेयर्स उनकी तरफ दौड़े। एला डर के साथ बोली, क्या एक साथ 4 मॉन्स्टर्स आ गए? क्या बच्चे इनका सामना कर पाएंगे? रेल चिल्लाया कि वो डैम नोबल्स इतनी आसानी से नहीं जीतेंगे। रिकी ने शांत तरीके से हवा यूज करके बहुत फास्ट स्वॉर्ड स्ट्राइक से सब मॉन्स्टर्स को हरा दिया। स्टूडेंट्स हैरान रह गए। एला भी हैरान होकर सोचने लगी, क्या नोबल्स सच में ऐसे फाइट करते हैं? वो बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। रिकी ने शांत आवाज में कहा कि प्लान फेल होने पर खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं थी, वो भी इसी किंगडम के रहने वाले हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स को दूसरों पर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको रस्सी से बांध दिया गया। रिकी ने उसकी तरफ देखकर कहा, वैसे सोचो तो उसकी बहन भी उसी टीम में थी। रेचल मुस्कुराई और बोली, हाँ सही है, अच्छा हुआ दोनों यहाँ हैं। वैसे भी उनका भाई और बहन शायद मर चुके होंगे। उनके पास अपनी स्ट्रेंथ का छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। ज्यादा संभावना है कि बियर्स ने उन्हें मार दिया हो, हालांकि एक शायद बच गया हो। प्रिंसेस ने गंभीर चेहरे से रिकी से कहा, तुम वहां जाओ, वहां निशान बच गए होंगे। एला चिंतित चेहरे के साथ उसके पीछे भागी, लेकिन प्रिंसेस ने उसे रोककर कहा, तुम यहीं रहो। एला ने पूछा, क्यों? प्रिंसेस ने चिंता भरी नजर से कहा, तुम्हारा छोटा भाई वहां है। प्रिंसेस ने उदास होकर कहा, मैं समझ सकती हूँ, परिवार के साथ ऐसा सुनना कितना भयानक होता है, लेकिन अगर सब उसी तरह हुआ जैसा कहा गया तो जगह किसी के खून से भरी हो सकती है। मॉन्स्टर्स उसकी स्मेल महसूस करके इकट्ठा होने लगेंगे। 10 या 20 कहना मुश्किल है। रिकी सबको संभाल सकता है, लेकिन एक साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करना उसके लिए भी मुश्किल होगा। तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। एला चुप खड़ी रही और तलवार कसकर पकड़ ली, क्योंकि उसे अपने भाई की चिंता थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। रिकी खेत पर बहुत तेज दौड़ा और यैन को जमीन पर पड़ा देखा। उसके हाथ में मॉन्स्टर फैंग था। वो अचानक रुक गया जब उसने यूरियान को हेलमेट पहने देखा। उसने शांत आवाज में कहा, ये तुम्हारी टीम का लड़का नहीं है। रिकी ने उसके ब्लैक ब्रोच को देखकर कहा, लगता है सब पकड़े नहीं गए। उसने बेहोश यैन को देखा और गुस्से से पूछा, तुमने ये कैसे किया? वो तुरंत तलवार से हमला करता है, लेकिन यूरियान ने तुरंत उसकी तलवार रोक ली। दोनों तलवारों की टक्कर ने रिकी को हैरान कर दिया। यूरियान ने शांति से पूछा, इतना अचानक हमला करना खतरनाक नहीं है? रिकी ने सोचा, इसका रिएक्शन स्पीड बहुत अच्छा है और ये अपनी तलवार को मैजिक से स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। उसने गुस्से से पूछा, मेरी बहन को चोट पहुंचाकर बचने का सोच रहे हो? यूरियान ने हमला रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैंने उसे चोट पहुंचाई? तुम एक पल शांत होकर मेरी बात सुनो। हो सकता है तुम पूरी सिचुएशन गलत समझ रहे हो। मैंने उसे जानबूझकर हर्ट नहीं किया, लेकिन रिकी ने नहीं सुना और विंड मैजिक यूज की। हवा का तेज झोंका छोड़ा जिसने यूरियान को कुछ मीटर पीछे फेंक दिया। वो खड़ा हो गया और बोला, ये खतरनाक था, मेरा हेलमेट लगभग टूट गया था। रिकी टीएन के पास बैठकर विंड शील्ड यूज करता है और कहता है, इसका हेलमेट सस्पिशियस है। मेरी बहन बेहोश है और ये कॉमनर है, लेकिन अटैकर्स जैसा नहीं लगता। यूरियान चुप खड़ा देखकर शुक्रिया कहता है। रिकी मुड़कर कहता है, तुमने मेरे 2 अटैक्स डॉज किए, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रिकी है, मैं विस्काउंट का बड़ा बेटा हूँ और विंड स्पिरिट वी की सेवा करता हूँ। यूरियान ने तलवार कंधे पर रखकर कहा, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम यूरी सुनिन है। रिकी ने गंभीर होकर कहा, तुम कह रहे हो तुम अटैकर नहीं हो? तो बताओ मेरी बहन के साथ ये किसने किया? उसने अपनी मैजिक और स्ट्रांग की। यूरियान तेज हवा महसूस करके हैरान हुआ। रिकी ने कहा, मुझे जानना है किसने ये किया। यूरियान ने याद करते हुए सच कहा, ईमानदारी से कहूं तो उसे मैंने ही बेहोश किया। रिकी का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने कहा, इस बार मैं तुम्हारा हेलमेट तोड़ दूंगा। यूरियान शांत रहा। लगता है ये गलतफहमी इतनी आसानी से दूर नहीं होगी। उसने तलवार मजबूत पकड़ी और कहा, मुझे अपने फैंग्स भी ढूंढने हैं। ये कहकर वो बहुत तेज रफ्तार से रिकी की तरफ दौड़ा और बोला, बात बाद में करेंगे। रिकी ने शांत रहकर सोचा, ये मिड लेवल नाइट से भी तेज है। उसने तलवार घुमाकर सोचा, मैं इसकी मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। उसने तेज वार किया, लेकिन यूरियान गायब था। रिकी ने सोचा, शायद मैंने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। क्या वो गायब हो गया?
वो पूछने ही वाला था कि पीछे से गर्दन पर वार हुआ। उसकी होश चली गई और वो गिर गया। यूरियान ने शांत आवाज में कहा, यह सिर्फ रेजिडुअल ट्रेस था। तभी सीन शिफ्ट होता है अकेडमी में। ऑफिस में एक आदमी ने कहा, 29वां एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ। कुछ एप्लीकेंट्स ने मॉन्स्टर्स की एबिलिटी का गलत फायदा उठाया, लेकिन प्रिंसेस ने सब संभाल लिया और रॉयल इन्वेस्टिगेटर्स भेजे। माजा ने कहा, सब ने अपनी पूरी कोशिश की। चिले ने कहा, स्टूडेंट्स का लेवल बहुत हाई था। जेरी ने पूछा, कौन सा हाई लेवल? ये साल तो पूरा मैस था। और कॉमनर्स ने किया। चिले को गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसी बातें मत करो, अकेडमी स्टेटस नहीं देखती। जेरी हंसकर बोला, ये सब दिखावा है। रॉयल अकेडमी ऑफ मैजिक नोबिलिटी का फर्ज पूरा करने की जगह है। क्या तुम सेज के शब्द भूल गई? चिले नाराज होकर बोली, मेरे पिता के शब्द यहां मत लाओ। मां जोर से बोला, बस करो। फिर रिपोर्ट जारी रही। कहा गया 29 लोग पास हुए। नोटिस बोर्ड पर टॉप 10 लिस्ट लगी। पहला स्थान प्रिंसेस कुडी, दूसरा स्थान रिकी ऑफ द विंड स्पिरिट क्लैन। उसने सोचा, यूरी सुनिन का नाम नहीं है, ये कैसे फेल हो सकता है। तीसरा स्थान मैजिक स्वॉर्ड्समैन जेड। उसने मुस्कुराकर सोचा, मां खुश होगी। चौथा और पांचवा स्थान छोटी बहन क्या और बड़ी बहन मुंह। उन्होंने कहा, यकीन नहीं होता मेरी बहन फर्स्ट नहीं आई। ये इंडिविजुअल टेस्ट था, 7 होते तो फर्स्ट आते। एला छठा स्थान पाकर खुश हुई। सोचा, भाई खुश होगा। इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा क्रिस 7वां स्थान पाकर सोचा, क्या एक कॉमनर ने उसे हरा दिया? उसे लगा चीटिंग हुई। बुली राजो 8वां स्थान पाकर गुस्से से सोचा, मुझे टेस्ट देने की क्या जरूरत, मैं जरूर प्रूव करूंगा। रेजो ने गुस्से में सोचा, घर जाने से पहले किसी को मार दूंगा। प्रिंसेस की फैन हिना ने 9th प्लेस लिया और खुश होकर सोचा, काश वो प्रिंसेस की दोस्त बन सके। गोलियत ने 10th प्लेस लिया और रेजो को देखकर सोचा, इसका नेचर बहुत खराब है, इसे अवॉइड करना ही बेटर होगा। टीएन ने लिस्ट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 24वां स्थान मिला। मैं मुश्किल से पास हुई। मेरा भाई दूसरे स्थान पर है, वो कमाल है। यूएन ने लिस्ट को चिंता भरी नजर से देखा, बेचैनी से हंसा और सोचा, सब कुछ बहुत बुरा हो गया, मैं फेल हो गया। मैंने लघु फैंग लाया था, क्या मैजिक और स्वॉर्ड टेस्ट में मैंने बहुत खराब किया? एला दौड़कर उसके पास आई और बोली, मैंने सुना तुम फंस गए थे। मैं खुश हूं तुम्हें चोट नहीं लगी, मैं तुरंत तुम्हारे पास आना चाहती थी। यूरियन मुस्कुराया, मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता कराने के लिए माफ करो। वैसे तुम कमाल हो, तुमने 6ठा स्थान लिया। सुना है टॉप 10 वालों को कुछ स्पेशल फायदे मिलते हैं। एला ने शुक्रिया कहा और बोली, मुझे लगता है ये सिर्फ लक था, उम्मीद है अगले साल भी लक साथ देगा। यूरियन हैरान हुआ, अगले साल का क्या मतलब? एला मुस्कुराई, मैं इस साल एंटर नहीं करूंगी, हम 1 साल बाद साथ में एंटर करेंगे। हमने शुरू से साथ आने का सोचा था। यूरियन उसके फैसले से उलझन में था। तभी उनका ध्यान क्रिस पर गया जो जोर जोर से हंस रहा था। वो काफी देर तक उन पर हंसता रहा और बोला, बढ़िया आइडिया है, तुम दोनों चले जाओ। कुछ पल बाद वो शांत हुआ, फिर से कई मिनट तक हंसने लगा। यूरियन के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसने सोचा, इस अजीब आदमी को मैं सच में मारना चाहता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस में चिले अचानक खड़ी हुई और नाराज होकर बोली, मैं इन रिजल्ट से सहमत नहीं। आदमी हंसा और बोला, मुझे तो सब एक्सपेक्टेड लग रहा था। चिले बोली, मैं टॉप 10 की बात नहीं कर रही, मैं यूरियन के फेल होने को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आदमी ने लिस्ट देखी और बोला, ये एला का छोटा भाई है जो 6ठा स्थान लाया। उसने लोअर जॉ लाया, लेकिन मुश्किल से खुद के बल पर आ पाई। आरपीआई ने शांत होकर कहा, तलवार के मामले में वो अपनी बहन जैसा नहीं। चिले ने तुरंत कहा, उसमें बहुत टैलेंट है। तभी हॉल में क्रिस एक बेवकूफाना डांस करते हुए फेल्ड चिल्लाने लगा। यूरियन उसे गुस्से से देख रहा था, सोच रहा था, क्या इसे अभी मार दूं? तभी एक आदमी जोर से आया और बोला, अर्जेंट अनाउंसमेंट है, 29 स्टूडेंट्स के अलावा एक और एप्लीकेंट चूज किया जाएगा। फेल हुए स्टूडेंट्स के चेहरे चमक उठे। आदमी ने कहा, जो पास हुआ है वो यूरियन है, मैजिक प्रोफाइल के साथ। सब हैरान रह गए, क्या एक कॉमनर को अलग से चुना गया? ये तो रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक है। एला खुशी से बोली, मुबारक हो, हम साथ में एंटर कर गए। यूरियन हैरान था, क्या सच में मैं सिलेक्ट हो गया? ये क्या हो रहा है? कुछ देर पहले चिले हैरान होकर कह रही थी, मुझे समझ नहीं आता यूरियन कैसे फेल हो सकता है। उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसके पास इतनी मैजिकल पावर है कि मैजिक डिवाइस को उड़ा सकता है। फिर भी उसने तुरंत पावर को लिमिट करके डिजास्टर रोका। उसने अपनी एबिलिटी मास्टर की है, अगर उसे छोड़ दिया तो राज्य का नुकसान होगा। जेरी ने कहा, जब मॉन्स्टर बेर आया था, अगर टीएन ने उसे धक्का नहीं दिया होता तो सब मर जाते। उसके पास रियल एक्सपीरियंस है। चिले ने कहा, ऐसी क्वालिटी स्कूल में और निखरेंगी, फ्यूचर में वो फर्स्ट और सेकंड स्थान को भी पार कर सकता है। जेरी ने नाराज होकर पूछा, ये कॉमनर्स के लिए इतना प्यार क्यों? क्या वो सच में डिजर्व करता है? चिले ने कहा, अगर कोई डिजर्व नहीं करता तो वो तुम हो। एक टीचर हो के स्टूडेंट के खिलाफ इतनी खुली नफरत ठीक नहीं। मैन ने जोर से चुप रहने को कहा।
इतना जोर कि पास खड़ा स्टूडेंट कान से खून बहने लगा। फिर वो शांत होकर बोला, मैजिक स्कूल टैलेंटेड वॉरियर्स का हेवन है। यहाँ स्टेटस मैटर नहीं करता। मैं प्रोफेसर चिले पर भरोसा करता हूँ। वो देश की हीरो मजिशियंस में से एक हैं। अगर वो किसी स्टूडेंट के लिए बोल रही हैं तो उसका टैलेंट इग्नोर करना मूर्खता होगा। मैं अपनी पावर से यूरियन को मैजिक प्रोफाइल में स्पेशल एडमिशन देता हूँ, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिखाता तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। तभी यीटू आगे बढ़ा, हाथ ऊपर करके बोला, लगता है यूरियन सुनिन यही है। यूरियन उसे देखकर हैरान हुआ, सोचा यही था जो मॉन्स्टर बेयर टेस्ट में था। वो उसे चिंता से देखता रहा। रिकी को याद आया कैसे उसने डमी पर कमजोर हिट किया था और निकलते हुए बोला, नामुमकिन है कि वो इतना इंपॉर्टेंट हो। एला ने पूछा, क्या हुआ? यूरियन थोड़ा शांत होकर सोचा, सब ठीक हो गया। अगले दिन स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, टॉप 10 और स्पेशल स्टूडेंट एडवांस क्लास में होंगे। एला हॉलवे में खड़ी बोली, ये रहे वो लोग, मैं बहुत नर्वस हूँ। यूरियन मुस्कुराया, तुम बहुत टेंस हो। फिर दोनों क्लासरूम में गए जहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। रिकी और क्यूडी जो सेकंड और फर्स्ट स्थान पर थे साथ बैठे थे। सीए और मू चौथे और पांचवें स्थान पर। जेट चुपचाप कुछ देख रहा था। गोलियत सोच रहा था, क्या ये सच में लोअर क्लास का लॉर्ड है? हीना मुस्कुराती हुई प्रिंसेस को देखकर सोच रही थी, वो कितनी कूल है। एला ने पूछा, हम कहाँ बैठे? यूरियन हल्का सा मुस्कुराया, लगा जैसे प्राइमरी स्कूल वापस आ गया हो। इस दुनिया में पढ़ाई कैसे होती होगी? स्वॉर्ड और मैजिक का युग है। शायद मेरी पिछली लाइफ से कम एडवांस्ड होगा। तभी रेजो पीछे से आया और नाराज होकर बोला, रास्ते से हटो। एला थोड़ी हैरानी के साथ साइड हो गई। यूरियन ने सोचा, क्या ये स्कूल का बुली है? क्रिस ने नाराज होकर पूछा, अब आए हो? रेजो गुस्से से बोला, तो क्या हुआ? क्रिस ने कहा, लो बॉर्न स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तुम्हें कॉमनर से भी लेट आए। रेजो ने गुस्से से कहा, उस अजीब को क्या? क्रिस खड़ा होकर बोला, रेफरेंस के लिए तुम 8वें स्थान पर हो, मैं 7वें पर हूं, तो मुझे लेट नहीं आना चाहिए। रेजो और गुस्सा हो गया, क्या सिर्फ रैंकिंग थोड़ी ऊपर होने से तुम मुझसे स्ट्रांग हो गए? ऐसा टेस्ट मेरी एबिलिटी जज नहीं कर सकता। शायद तुम जीना भूल गए हो। दोनों लड़ने लगे। एला चिंता से कहा, ये लोग लड़ रहे हैं। यूरियन शांत रहकर बोला, चलो यहाँ बैठते हैं। गोलियत हल्का मुस्कुराया, हैरानी है ये लोग लड़ रहे हैं। जेड लाल चेहरे के साथ चुप रहा। एला कुर्सी पर बैठकर खुशी से बोली, ये पहली बार है। एला खुशी से बोली, ये कुर्सियां कितनी सॉफ्ट हैं। यूरियन मुस्कुराकर बोला, हाँ सच में बहुत कंफर्टेबल है। जेड ने खुशी से अपना नाम बताया और कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एला थोड़ी उलझन में पर विनम्रता से अपना नाम बताया। जेड हंसा, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, हम एक ही क्लास में हैं। ये बहुत कूल है कि कॉमनर्स होके भी एडवांस क्लास में आए हो। शायद स्कूल की स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। तुम्हारे साथ पढ़ना सम्मान की बात है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? स्टेटस पर ध्यान न दे। एला बोली, ऑफकोर्स। यूरियन मुस्कुराया और सोचा, ये बेवकूफ कितनी मेहनत कर रहा है। जेड ने पूछा, तुम वही छोटे भाई हो जिसे स्पेशल ऑर्डर से लिया गया? यूरियन बोला, हाँ, लेकिन मैं उसका बायोलॉजिकल भाई नहीं, बस इत्तेफाक है। जेड कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एला तलवार में कमाल है। वो आइडियल स्टूडेंट है और एडवांस क्लास डिजर्व करती है। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। उम्मीद है खुद को प्रूव करोगे। बाद में यूरियन और एला सड़क पर चल रहे थे। यूरियन बोला, पहला दिन कुछ खास नहीं था। एला ने हाँ कहा, कल से नॉर्मल क्लासेस शुरू होंगी, पता नहीं क्या होगा। एला बोली, ये मैजिक स्कूल है, हमें एंजॉय करना चाहिए। तब दो सीनियर लड़के आए। एक बोला, क्या सोचा था, ये सच में कॉमनर्स हैं, कमाल है। दूसरा हंसकर बोला, हमारे टाइम पर ये सोचा भी नहीं जा सकता था, स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। अगर मैं 1 साल छोटा होता तो एडवांस क्लास में होता। यूरियन मुस्कुराया, सोचा सेकेंड ईयर के लड़के हैं, कचरा होना जरूरी था क्या? उन्होंने कहा, सीनियर्स को प्रॉपर ग्रीट करो। एला ने विनम्र मुस्कान के साथ ग्रीट किया। दूसरा बोला, तुरंत यहां से हट जाओ। एला हैरान थी, समझी नहीं। उसने पूछा, कॉमनर्स की हिम्मत कैसे हुई? नोबिलिटी जैसे कपड़े पहने उसने। यूरियन के कपड़े पकड़ लिए और बोला, अगर कहूं उतारो तो उतारोगे? उसने वेस्ट खींचना चाहा लेकिन नहीं हिला पाया। उसे फ्रीक कहा। तब जेड दौड़कर आया, बोला, स्कूल स्टेटस से भेदभाव की जगह नहीं। एला ने भाई का नाम पुकारा। यूरियन शांत बोला, मजाक लग रहा है। जेड ने सीनियर से विनम्रता से कहा, छोड़ दो, आप स्कूल की इज्जत गिरा रहे हैं। सीनियर नाराज हुआ, कैसे हिम्मत हुई? तभी कपड़े पकड़ने वाले ने अचानक एला को जोर से थप्पड़ मारा, बोला, सीनियर्स का सम्मान करो। जेड हैरान होकर एला को गिरते देखा। यूरियन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, उस बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई? तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस में हीरो क्लास की प्रेसिडेंट हाइवन बैठी थी। मैन ने शुक्रिया कहा एडवांस क्लास लेने के लिए। उसने चाय पीकर कहा, बस फुर्सत थी। मैन हंसा, इस साल की क्लास स्कूल इतिहास में प्रभावशाली होगी। हाइवन ने पूछा, क्या आप उन सिबलिंग्स की बात कर रही हैं, नोबल्स के विरोध के बावजूद स्पेशल ऑर्डर से लिए गए? एला को तो समझ सकती हूँ। उसने इंस्टिंक्ट से तलवार में मैना भरा। अद्भुत है, अगर अरिस्टोक्रेट होती तो सीट पक्की थी। मैन बोला, हाँ, एला कमाल है। हाइवन बोली, लेकिन भाई के लिए ऐसा नहीं। चिले कहती है उसमें छिपी टैलेंट है पर वो दिखा नहीं पाता, शायद इसी वजह से स्पेशल ऑर्डर मिला। मैन ने पूछा, क्या स्कूल वैसे चल रहा है जैसा होना चाहिए? ये टैलेंट को बढ़ावा देने की जगह है, पर वास्तव में अरिस्टोक्रेट्स के बच्चों का दरवाजा बन गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो राज्य का पतन होगा। हाइवन बोली, मुझे सिर्फ लड़ना सिखाया गया है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। वैसे जिस वजह की बात कर रहे थे वो लोग अभी खिड़की के नीचे बुली हो रहे हैं। मैन हैरान हुआ,
तुरंत रोको। हाइवन बोली, रुक कर देखें, बेहतर होगा। मैं उस वजह को देखना चाहती हूँ। तब वापस सीन में एला को थप्पड़ पड़ते ही जेड बीच में आया। जोर से यूरियन का नाम लेकर बोला, उसे इन्फर्मरी ले जाऊंगा, फिर इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ले जाऊंगा। सीनियर नाराज होकर पूछा, क्या हमें फ्रीक कहा? दूसरा हैरान था, ये कब छुटा? यूरियन को याद आया, जब उसने एला को मारा तब उसने मुट्ठी में मैना भरा था। उसका गुस्सा उभर गया, पर वो अपनी पावर्स खोल नहीं सकता था। सीनियर जेड से टकराया, छोटा होते हुए भी स्ट्रांग था। उसने नाइजल को पुकारा और बोला, मैजिक यूज करो, सीनियर्स की इज्जत वापस लाओ। उसने वॉन्ड निकाला जो चमकने लगा। यूरियन ने जेड को साइड होने को कहा, खुद हीलिंग मैजिक यूज करते हुए पूछा, इन्फर्मरी गए? एला होश में आई, हैरान होकर यूरियन को देखा। वो खुश था, तुम ठीक हो, मैंने क्योर कर दिया, पर ज्यादा स्ट्रेन मत लेना। फिर वो मुस्कुराया। अब उन्हें वो पहला तरीका दिखाना चाहिए जिससे उसने अपनी पावर छुपाना सीखा था। लेकिन स्टूडेंट्स के रिएक्शंस देखकर उसे थोड़ी शर्म आई और सोचा, सब इतने हैरान क्यों हैं? हाइवन खिड़की से सब देख रही थी और धीरे से बोली, क्या इसे स्पेशल तरीके से एडमिट किया गया था? यूरियन सबके हैरान चेहरे को देखकर उलझन में सोचा, इन्हें क्या हो गया? जेड ने चौंक कर पूछा, तुमने अभी क्या किया? एला इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? यूरियन ने हैरानी से कहा, मैंने बस हील किया, इसमें क्या गलत है? तब भाई बहन ने समझाया कि 2 साल बाद जब वो मैजिक स्कूल जाएंगे तो हीलिंग मैजिक से घाव भरने में 5 से 15 मिनट लगते हैं। आमतौर पर प्रीस्ट को भी कम से कम 5 मिनट चाहिए। इंस्टेंट पूरी तरह से हील कर देना बेवकूफ़ी माना जाता है। यूरियन सच में हैरान हो गया। सोचा, लोग तुरंत हील क्यों नहीं कर पाते? नाइजल ने सन्नी रहकर कहा, तो ये इस तरह का स्टूडेंट है। जेड थोड़ा नाराज था, एला के सामने अपना कूल साइड नहीं दिखा पाया। तब हाइवन तेज कदम से आई, बीच में खड़ी होकर बोली, स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई सख्त मना है। एला ने हैरानी से पूछा, ये कहाँ से आ गई? यूरियन शांत सोचा, ये हमें देख रही थी। हाइवन मुस्कुराई और सोचा, इस साल का बैच इंटरेस्टिंग है। उसने कहा, ओपनिंग सेरेमनी के सम्मान में मैं इस बार अनदेखा कर रही हूं। यूरियन ने माफी मांगी और मान लिया। सेकेंड ईयर लड़का गुस्से से दांत भींच कर रह गया। कुछ समय बाद डॉर्म रूम में यूरियन जोर से बोला, ये प्राइवेट रूम है, यहाँ बेड भी है। उसने बहन को बुलाया, हंसकर कहा, डॉर्म कमाल का है। एला ने सोच भरे चेहरे से कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने टैलेंटेड हो। इंस्टेंट पूरी तरह से हील कर देना मैंने कभी नहीं सुना। यूरियन ने नजर हटाकर कहा, मुझे भी नहीं पता था ये इतना बड़ा बात है। एला बोली, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें कोई बड़ी जगह मिल जाएगी। पता नहीं क्यों लगता है हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। यूरियन चिंता से उसका नाम लेकर चुप हो गया। एला दृढ़ मुस्कान के साथ बोली, मैं पीछे नहीं रहूंगी, मैं भी एडवांस्ड क्लास में हूं, हम आखिर तक एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यूरियन मुस्कुराकर मान गया। अगले सुबह हाइवन ने पूछा, कल अच्छा आराम हुआ? मैं एडवांस्ड क्लास की होमरूम टीचर हूं। हेना हैरान बोली, वो तो हीरो हैं। गुलायत हंसा बोला, यही तो एडवांस्ड क्लास है। यूरियन थोड़ा हैरान था, कल भी यही टीचर थी। हाइवन ने पूछा, बेड्स कैसे लगे, प्राइवेट रूम्स पसंद आए? ये सब सिर्फ एडवांस्ड क्लास के लिए है, नॉर्मल स्टूडेंट्स को ये सुविधा नहीं मिलती। यहाँ से अच्छा खाना, नई यूनिफॉर्म, बेहतरीन फैसिलिटी सब मिलेगा। अगर आखिर तक टिक गए तो स्कूल खुद देखकर हैरान होगा। एला गर्व से मुस्कुराई, यूरियन भी मुस्कुराया। हाइवन ने उंगली उठाकर कहा, लेकिन यहाँ वीडिंग सिस्टम है, एंट्रेंस एग्जाम से आए हो पर ग्रेड्स गिरे तो रेगुलर क्लास भेज दिए जाओगे। और फाइनल ईयर में एडवांस्ड क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 0 थी। देखते हैं कौन ग्रेजुएट करेगा। यूरियन मुस्कुराकर बोला, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर हाइवन ने बोर्ड पर चौक से लिखना शुरू किया और कहा, पहला लेसन शुरू। क्रिस हैरान, पूछा, ये मैथ है? उसने हाथ उठाया, पूछा, मैजिक स्कूल में मैथ क्यों चाहिए? हाइवन ने पूछा, मैजिक क्यों चाहिए? उसने कहा, स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बनना है, किंगडम की मदद करनी है। हाइवन बोली, अच्छा जवाब, पर स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ माना नहीं, दुनिया का ज्ञान चाहिए। ज्ञान होगा तो खुद को पार कर सकते हो। उसने फायर जलाकर पूछा, इसे बड़ा कैसे करोगे? क्रिस बोला, ज्यादा माना। हाइवन ने माना बढ़ाया, बोला, सही, पर अगर और माना ना हो तो? वन वाली लड़की ने कहा, दूसरे सॉर्सरर सपोर्ट स्पेल दें। हाइवन बोली, एक तरीका है, पर सही जवाब हवा है। उसने विंड मैजिक मिलाया और आग भड़क उठी। बोला, फायर और विंड मिलकर जलने की क्रिया तेज करते हैं। यूरियन शांत सोचा, ये कंबस्टन रिएक्शन है। हाइवन बोली, ये है नॉलेज, सिर्फ माना बढ़ाने पर फोकस मत करो, पढ़ाई जरूरी है। फिर छोटा टेस्ट दिया, स्टूडेंट्स ने लिखा। हाइवन ने पेपर्स चेक किए, हैरान बोली, 3 ने बेहतरीन किया। क्रिस पसीना छूट गया, बोला, 2 जवाब तो अंदाजे से दिए। हाइवन ने कहा, सी ने सबसे अच्छा किया। प्रिंसेस खुश हुई। फिर राजो का नाम लिया। क्रिस और घबराया, सोचा, इसने बिना गलती के कैसे किया? राजो ने उसे देखा, पूछा, इतना पसीना क्यों आ रहा है? डरावने लहजे में बोला, उम्मीद है तुम कहना नहीं चाहते कि तुमसे गलती हुई। तुम एक अरिस्टोक्रेट हो जिसे एडमिशन में फायदा मिलता है, मेहनत करो। 7th रैंक वाला फ्रीक कितना कूल है।
रैंकिंग हर महीने चेंज होती है ना। उसे जगह की ज्यादा परवाह नहीं, लेकिन कल से शायद सीरियस होना पड़े। हाइवन ने सबको देखकर कहा। सबसे आखिरी सही सॉल्व करने वाला यूरियन था। सब हैरान रह गए। क्रिस हैरान होकर बोला, एक कॉमनर ने सब सही किया? यूरियन ने बाहें बांधकर सोचा, पिछले जीवन में मैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रिपब्लिक हाई स्कूल का स्टूडेंट था। प्राइवेट एजुकेशन ने दिमाग तेज बना दिया था। ये इक्वेशन तो मैं बोर्ड देखे बिना दिमाग में सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल एलिमेंट्री। यहां मैं बेस्ट बनूंगा। गुलाइट शांत हंसा, बोला, काफी कूल है। जेड मुस्कुराकर बोला, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। हाइवन ने छोटा बैज निकाला। उंगली छूते ही बैजेस उड़कर सबके हाथ में आ गए। ये एडवांस क्लास बैज है, इसे वेस्ट पर लगाओ। इससे स्कूल की सब सुविधा मिलेगी, खास खाना भी कैफेटेरिया में। यूरियन और एला कैफेटेरिया गए। यूरियन खुशी से बोला, ये मीट है? एला ने एक बाइट ली और बोली, मुंह में पिघल रहा है। एडवांस क्लास सबसे बेस्ट है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यूरियन हंसा, बोला, मेहनत करनी होगी, अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। कुछ देर बाद हाइवन ने सबसे पूछा, खाना पसंद आया? अब मॉन्स्टर हंटिंग लेसन होगा। इस बार ग्रेड्स पर असर पड़ेगा। फेल हुए तो निकाले भी जा सकते हो, इसलिए सीरियस रहो। यूरियन ने एला को मुस्कुराकर याद दिलाया, ये ग्रेड्स पर इफेक्ट करेगा। एला दृढ़ होकर बोली, मैं फर्स्ट प्लेस लाऊंगी। हाइवन बोली, तुम अभी न्यूबीज हो, इसलिए सीनियर्स के साथ जॉइंट मॉन्स्टर हंटिंग क्लास होगी। वहीं 2 सेकेंड ईयर आए जिनसे पहले टकराव हुआ था। टीम वर्क भी काउंट होगा, इसलिए मिलकर चलना। यूरियन ने उन्हें देखकर घबराहट भरी हंसी हंसी और सोचा, अब मुश्किल है। जंगल में नाइजल ने ताने मारते हुए कहा, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। टीचर ने कहा, टीम वर्क इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोल दें कि तुमने नहीं माना तो ग्रेड्स गिर जाएंगे। डरो मत, हम दुश्मनी नहीं नपते, पर याद रखो, हम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। जेड ने चिंता से कहा, माफ करना, पर हमें एडवांस क्लास में रहना है, चाहे अनफेयर ही क्यों ना हो। एला बोली, हमें भी पूरी ताकत से टिकना है, पर अगर हम उनकी बात माने तो भी वो हमें नीचा ही समझेंगे। दोनों सीनियर्स चालाक मुस्कान के साथ हंसे। यूरियन ने सोचा, इन्हें ग्रेड्स खराब नहीं करने दूंगा। बोला, रिस्पेक्टेड सीनियर्स माफी चाहते हैं। दोनों हैरान हो गए। पूछा, रिस्पेक्टेड सीनियर्स कहना अच्छा है या मजाक? यूरियन मुस्कुराया, चलिए एक शर्त लगा लेते हैं। नाइजल भड़क गया, कॉमनर शर्त लगाएगा, क्या देगा? यूरियन बोला, हम दिखा देंगे। बैरल भर असली तलवारें फेंकी गईं। ट्रेनिंग फाइट होगी, जीते तो मानेंगे। टीचर्स नहीं जान पाएंगे चोट मॉन्स्टर की थी या इंसान की। एला ने तलवार उठाई, माना भरा। उसने सोचा, आज शांत रहना है। नाइजल ने सुपर आर्मर स्पेल लगाया। जेड पीछे से दौड़कर डार्क एनर्जी जमा करके वॉन्ड का सिरा काट दिया। बोला, लड़ाई का पहला रूल, सॉर्सरर को गिराओ। दूसरा लड़का यूरियन की तरफ भागा। एला पीछे से बोली, ये नहीं होगा। यूरियन शांत खड़ा था और उसके शरीर से बहुत तेज और भयानक ऑरा निकल रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक थी। सामने वाला लड़का डर गया, बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि एला ने चीख कर कहा, पीछे मॉन्स्टर है। यूरियन हैरान रह गया क्योंकि उसने मॉन्स्टर नोटिस ही नहीं किया। मॉन्स्टर ने पंजा घुमाकर वार किया। आखिरी पल में एला ने उसे बचा लिया। यूरियन घबराकर बहन का नाम पुकारने लगा। जेड ने तुरंत डीमन स्वॉर्ड स्पेल सेकंड फॉर्म स्पाइरल यूज करके एक ही बार में मॉन्स्टर का सिर काट दिया। दूसरा लड़का जमीन पर गिरकर डरा हुआ बोला, क्या? एक ही बार में मॉन्स्टर मर दिया, लेकिन मॉन्स्टर ने कॉमनर को चोट पहुंचाई। यूरियन ने तुरंत हीलिंग मैजिक यूज की और पूछा, तुम ठीक हो? एला शांत आवाज में बोलती है, अब बिल्कुल दर्द नहीं है। सामने वाला लड़का हैरान रह जाता है, सोचता है ये तो फुल इंस्टेंट हीलिंग है, क्या ये सच में एडवांस क्लास है? यूरियन अपना वेस्ट निकालकर एला को देता है। जेड भी चिंता से कहता है, मेरा वेस्ट ले लो। नाइजल डांट भेजकर कहता है, तुम लोग टेस्ट पास कर गए, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस मड ब्लड इडियट की बात अलग है, इसका बॉडी स्ट्रांग है, पर ये सिर्फ प्रोटेक्टिव स्पेल है। नाइजल का साथी हंसकर कहता है, इसे मर जाना चाहिए। दोनों यूरियन के पास आकर पूछते हैं, क्या ये खुद से कुछ कर सकता है? क्या इसे लगता है ये अकेला मॉन्स्टर पकड़ लेगा? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। एला गुस्से से भर जाती है, लेकिन यूरियन हल्का सा हंसकर कहता है, लॉजिक तो सही है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जंगल के एक छोटे घर में हाइवन शांत कुर्सी पर बैठी है और कहती है, असल में ये कंबाइंड क्लास प्लान नहीं थी। एक टीचर मुस्कुराकर कहता है, सब अचानक बदल गया। लड़की हंसकर बोलती है, पहली बार आई हो इसलिए नहीं जानती, कभी कभी ऐसा होता है। हाइवन गंभीर होकर पूछती है, क्या ये अलाउड है? टीचर कहता है, सेकंड ईयर्स पर भरोसा कीजिए। दूसरी टीचर शांत कहती है, टीचर्स को भी आराम चाहिए। हाइवन चाय को देखती है, सोचती है, थ्योरी क्लास अचानक मॉन्स्टर हंटिंग क्लास बन गई और ये लोग इसे शांत कर रहे हैं। वो कप उठाकर मुस्कुराते हुए पूछती है, जब इतने ग्रेट सेकंड ईयर्स हैं तो मेरे स्टूडेंट्स को चोट नहीं लगेगी ना? टीचर हल्की घबराहट से हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं। हाइवन शांत सोचती है, ये साफ झूठ है, क्या करना चाहिए? इन्हें मेरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक बहुत जोर की आवाज आती है। टीचर्स चिंतित हो जाते हैं, पर हाइवन शांत चाय पीती रहती है। सोचती है, थोड़ा और देख लेती हूँ, आखिर ये एडवांस्ड क्लास है। उधर जंगल में एक स्टूडेंट पूछता है, क्या ये जेड नहीं जो डीमन स्वॉर्ड फैमिली से है? क्या उन्होंने पक्का किया कॉमनर्स यहाँ नहीं है? दूसरा जोर से कहता है, सिर्फ उसे ही बुलाया है। जेड सामने खड़े लड़के को देखकर सोचता है, उसे अचानक
अचानक क्यों बुलाया गया, सब मेरी वजह से है। तब सेकंड ईयर एडवांस क्लास का फर्स्ट प्लेस लाल शांत मुस्कान के साथ आता है, कहता है अच्छा काम किया, अब मेरी सलाह सुनो। सेकंड ईयर्स को डीमन लेयर कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊपर मैं हूँ। सीनियर ईयर की एंट्रेंस सेरेमनी के दिन मैंने कहा था सब मेरी बात मानेंगे। उसके क्लास के 2 लड़के बोलते हैं मजाक मत करो, हम भी एरिस्टोक्रेट हैं, क्या सिर्फ टॉप होने से हुक्म चलाएगा। पिछले साल एडवांस क्लास में 10 लोग थे, जब तक लाल ने आधे को आधा मार न दिया। जो झुक गए वो बचे रहे, जो आखिर तक टिक गए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसलिए अब सेकंड ईयर एडवांस क्लास में सिर्फ 4 लोग हैं और उनमें सख्त हायरार्की है। जेड चिंतित सोचता है यहाँ सेकंड ईयर क्यों आया। लाल शांत बोलता है मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में सुना है, तुम डीमन स्वॉर्ड फैमिली से हो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एडवांस क्लास में ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हारा परिवार गिर जाएगा। जेड को याद आता है घर पर पिता ने चिल्लाकर पूछा था ये कैसे मैजिक टूल हैं जो डीमन स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकते। वो भी माना स्वॉर्ड आराम से चला रहे हैं। किंगडम में मैजिक टूल्स बढ़ते जा रहे हैं, पानी बनाने वाली वॉन्ड और आग छोड़ने वाली तलवार। डीमन स्वॉर्ड फैमिली धीरे धीरे गिर रही है। पिता ने कंधे पकड़कर कहा था चाहे जो हो एडवांस्ड क्लास से ग्रेजुएट होना ही होगा, साबित करना होगा डीमन स्वॉर्ड फैमिली जिंदा है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी माँ भाई बहन सब खत्म हो जाएंगे। तब लाल शांत कह देता है मैं तुम्हें ग्रेजुएट होने दूंगा। जेड घबरा कर पूछता है क्या मतलब। लाल बोलता है इस क्लास पर बहुत बड़े लोग नजर रखे हुए हैं, उन्होंने हमें एक टास्क दिया है, अगर तुम मदद करोगे तो एलिमिनेट नहीं किए जाओगे। हमारे जैसे लोगों के लिए ग्रेजुएट होना आम बात है। जेड हल्की मुस्कान के साथ पूछता है तो बात यह है। लाल कहता है हाँ, तो इन कॉमनर्स के पास जाओ और जो मैं कहूँ वो करो। सेकेंड ईयर एडवांस क्लास में जगह पर लड़ने से ये ज्यादा आसान है। क्लास के बिल्कुल सही मोमेंट पर उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि उसकी फैमिली अभी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है और अब उसके पास मौका है एक लायक बेटा बनने का। कुछ समय बाद एला ने जेड को हैरान एक्सप्रेशन के साथ देखा और पूछा क्या वो ठीक है। यूरियन ने भी उसी तरह देखा और पूछा क्या उसे किसी ने मारा है। वो उसके पास गई मुस्कुराते हुए और बोली कि वो इतने लंबे समय तक वापस नहीं आया कि उन्हें चिंता होने लगी थी। उसने पूछा एल्डर्स कहाँ गए, क्या वो टीचर्स को बताने गए कि वो टीम के रूप में सही काम नहीं कर रहे। यूरियन बहुत हैरान हो गया जब उसने नोटिस किया कि जेड ने अपनी मैजिक यूज की और अपनी बहन को जोर से आवाज लगाई। चिंतित आवाज में वो बहुत तेज भागकर उसके पास गया और एला के सामने खड़ा हो गया ताकि अगर कुछ हो तो वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसने शांत चेहरे से उसे देखा और पूछा क्या उसे लगता है ये बहुत बुरा मजाक है। जेड ने शांत आवाज में उसका नाम लिया और कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए, उन तलवारों के बीच हाई वोल्टेज है, अगर उसे छुआ तो सिंपल हीलिंग मदद नहीं करेगी। यूरियन ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या उसने ये सब एक डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ किया। वो काफी केपेबल निकला। जेड ने शांत रहकर उनके नाम लिया और कहा कि उसे माफ करें लेकिन अभी के लिए उन्हें यहीं रुकना होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सीनियर्स ने उसे बताया है कि वो पॉइंट्स को अकेला ले सकता है, उन्हें समझना चाहिए कि उसे एडवांस क्लास में रहना है। कॉमनर्स का निकल दिया जाना नॉर्मल है, वो लेसन खत्म होने पर उन्हें बाहर निकाल देगा और एक बार फिर माफी मांगता है। कुछ देर बाद जंगल में एक स्टूडेंट ने पूछा वो क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एलन ने जेड के चेहरे पर जोर से मारा और कहा कि उसने साफ कहा था उनके हाथ पैर काट दो, क्या वो ऊपर वाले लोगों की बात नहीं मानेगा। कुछ देर पहले उसने कहा था भाई बहन को ढूंढो और उनके हाथ पैर काट दो। लगता है ऊपर के लोग ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैजिक स्कूल में कॉमनर्स हैं, उन्हें मारना ही उनका टास्क है और जानकारी के लिए दूसरे टीचर्स यहाँ नहीं आ सकते। लगता है ऊपर वाले लोगों ने इस ऑपरेशन के लिए टीचर्स को इकट्ठा कर लिया है। दूसरे शब्दों में उनके पास एक टास्क है जिसे पूरा करना ही होगा। वो उन्हें निराश नहीं कर सकते। उसे अपनी गिर चुकी फैमिली को बचाना है। क्या उसे नहीं लगता ये उसका मौका है एक अच्छा बेटा बनने का। अभी लैरो ने जेड को, जो उसके सामने घुटनों पर बैठा था और जिसके चेहरे पर नील के निशान थे, नाम से बुलाया। उसने असंतोष भरी सांस ली और कहा कि वो उसे समझ नहीं पा रहा। क्या उसे एडवांस क्लास से ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। उसने उन गरीब कॉमनर्स के लिए इतना सब किया। जेड घुटनों पर ही रहा और बोला कि वो गरीब कॉमनर्स नहीं हैं। उसने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उनका नाम लिया। लैरो ने शांत एक्सप्रेशन के साथ पूछा वो सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही एनरोल हुआ है, क्या इतना समय काफ़ी है इतना करीब होने के लिए। जेड ने अपना हाथ मुट्ठी में बंद किया और कहा वो ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो करीब है। एला तलवार में टैलेंटेड है और एडवांस क्लास में रहने लायक है। यूरियन मैजिक में कमज़ोर है और स्किल की कमी है, लेकिन वो काफ़ी स्मार्ट है। वो ज़रूर एक महान व्यक्ति बनेगा जो किंगडम को समृद्धि की तरफ ले जाएगा और उसके पास अद्भुत हीलिंग एबिलिटीज़ भी हैं। भविष्य में उसे कई लोग प्यार करेंगे और वो किंगडम के कई लोगों का इलाज करेगा। उन दोनों का भविष्य है और वो उन नोबल से ज़्यादा उपयोगी होंगे जो सिर्फ स्टेटस की वजह से उनके साथ भेदभाव करते हैं। लैरो ने शांत एक्सप्रेशन के साथ कहा शायद वो वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं। वो उसके पास बैठ गया और असंतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ बोला लेकिन उसकी फैमिली निराशा में डूब जाएगी। हाई रैंकिंग नोबल्स की बात ना मानना एक अपराध है और इससे उसकी फैमिली और तेज गिरावट में चली जाएगी। मासूम और अनजान भाई बहन जो अभी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। जेड को बीता हुआ समय याद आया। उसका भाई और बहन खुशी चेहरों के साथ उसके पास भागे और बोले उन्होंने सुना है कि वो एडवांस क्लास में आ गया है, वो 3rd प्लेस पर है, ये कितना कूल है।
जेड ने खुशी से उनका नाम लिया और हेजल हंसी और पूछा, क्या ये सच में इतना शानदार है? दोनों ने हाँ कहा और भाई ने पूछा, तो क्या डैड फिर से मुस्कुराएंगे? हमारी फैमिली फिर से खुश होगी ना? जेड ने उन्हें गले लगाया, मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सच है। उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। वो ज़रूर एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होगा। एलएल ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका नाम लिया और कहा, अभी भी देर नहीं हुई, उसे उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। फैमिली को किंगडम के भविष्य से ऊपर रखने में क्या गलत है? उसके भाई बहन ने क्या बुरा किया? चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो कॉमनर्स आज मरेंगे, टीचर्स उन्हें नहीं बचाएंगे, ये पक्का है। उसे खुद को संभालना चाहिए और उन्हें माल देना चाहिए। वो उससे नाराज नहीं है। फिर वो सफल अरिस्टोक्रेट्स की तरह जिएंगे। लेकिन अचानक जेड ने तेज हाथ से उसका हाथ हटा दिया और कहा, वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अपनी फैमिली और दोस्तों को, वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। वो खड़ा हुआ और डिमोनिक स्वॉर्ड यूज करने ही वाला था, तब लैरो उसकी तरफ बढ़ा और बोला, वो पछताएगा। जेड ने उसे देखा और सोचा, वो मानना नहीं चाहता, लेकिन वो स्ट्रांग है, फिर भी वो लड़ेगा क्योंकि वो उन्हें ये करने नहीं दे सकता। अगर वो हारा तो एला और यूरियन मुश्किल में पड़ जाएंगे। लैरो ने अपना वेपन निकाला और कहा, वो उसे 10 बार मारेगा और फिर उन्हें मार देगा। जेड ने हैरान नज़र से देखा और पूछा, क्या ये एक छोटा डैगर है? उसने बहुत हैरान नज़र से देखा और सोचा, उसके शरीर को क्या हुआ? लैरो बहुत तेज भागकर आया और शांत चेहरे से अपना डैगर उसके शरीर में घुसा दिया। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और लैरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। वो ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला गया और बोला कि वो फिर से 10 सेकंड गिनेगा। वो उसके सामने खड़ा हो गया और शांत चेहरे के साथ गिनती शुरू कर दी। जेड ने दांत भींच लिए और डीमन सॉर्ड थर्ड फॉर्म स्पीयर यूज किया। लैरो ने काउंटडाउन खत्म किया और शांत खड़ा रहा। जब मैजिक की स्पीयर्स उसकी तरफ उड़ रहे थे, एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये हैरानी की बात है कि वो इतने सारे स्पीयर्स बना सकता है। इस साल की एडवांस क्लास काफी इंप्रेसिव है। जेड ने हैरान एक्सप्रेशन के साथ आगे देखा, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। लैरो तेज कदम से उसके पास आया और अपना डैगर उसके हाथ में घुसा दिया, जिससे वो जोर से चीखा, दर्द से। लैरो ने शांत चेहरे के साथ डैगर हाथ में पकड़े रखा और दोबारा गिनती शुरू कर दी। तभी सीन शिफ्ट होता है। उसी समय एला ने चिंतित नजर से कहा कि चाहे जैसा भी देखो, पॉइंट्स वाली बात पर। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि यूरियन ने समझ लिया वो क्या कहना चाहती है और कहा कि ये झूठ है। एला ने घबराहट भरी नजर से पूछा, जेड ठीक रहेगा ना? एल्डर्स उसे फिर धमका रहे हैं। यूरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिर्फ वो 2 बेवकूफ होते तो सब ठीक होता। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और बोला, पता नहीं क्यों उसे बुरा एहसास हो रहा है। उसी वक्त जेड, जो बहुत बुरी तरह से घायल था, अनकॉन्शियस स्टेट में जाने लगा और घुटनों पर गिरकर जमीन पर गिर गया, जिससे वो आदमी जो उसे यहां लाया था बहुत डर गया। उसने डरे हुए चेहरे से देखा और लैरो जोर से चिल्लाकर उसका ध्यान खींचने लगा। वो उसके पास गया और गंभीर नजर से बोला, अगर वो अब भी डर रहे हैं तो चले जाएं, क्योंकि वो यहां मारने आए हैं। वो आगे बढ़ा और डरा हुआ आदमी मान गया और माफी मांगी। लैरो ने जेड को बुलाया और पूछा, वो जिंदा है ना? अब वो भाई बहन को मारने जा रहा है। आखिर में उसे रोकने की कोशिश बेकार थी। उसके एक्शंस बिना मतलब के थे और उसने अपनी फैमिली को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। वो उसके पास बैठ गया और पूछा, क्या उसे पछतावा है? और क्यों वो आज इस हालत में है? उसकी फैमिली को क्यों सफ़र करना पड़े? क्यों वो खुद को संभाल नहीं पाया? अब भी वो अपनी फैमिली बचा सकता है। क्यों ना वो मिलकर उन कॉमनर्स को मार दे? जेड ने कहा, मूवमेंट रोकने वाली एबिलिटी की ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स है और कूलडाउन 10 सेकेंड्स है। लैरो ने असंतुष्ट नज़र से पूछा, उसे इस बारे में क्या पता? क्या उसे सच में लगता है ये सब कुछ बदल देगा? उसने डैगर उसके हाथ में फिर घुसा दिया और जोर से बोला, जवाब दे। जेड तेज दर्द की वजह से जोर जोर से चीखने लगा। लैरो ने उसका नाम लिया और पूछा, वो क्या सोच रहा है? क्यों उसकी बात नहीं मान रहा? उसे एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होना है या अपनी फैमिली को गिरने देगा? क्यों वो कॉमनर्स के लिए इतना कर रहा है? जेड ने स्मर्क किया और उसे देखा और पूछा, उसे हैरानी है क्यों वो उसकी बात नहीं मान रहा और क्यों वो कुछ कॉमनर्स के लिए ऐसा कर रहा है। उसके पास कोई असली दोस्त नहीं है ना? वो बता भी नहीं सकता कितना दयनीय है। एलएल बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से भरे चेहरे से डैगर उस पर चलाया। तभी अचानक कुछ उसकी तरफ उड़ा और डैगर उसके हाथ से निकल गया। जेड ने हैरान नजर से देखा और जिस चीज ने उसका ध्यान खींच लिया वो ये था कि यूरियन ने पूछा, क्या उसने कहा था कि वो पॉइंट्स को अकेला लेगा? वो मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा हो गया और हीलिंग यूज की और बोला, दोबारा ऐसे सोचना मत। जेड, जिसके घाव बहुत जल्दी ठीक हो गए थे, हैरान नजर से उसका नाम लेने लगा। पास खड़े लोग हैरान चेहरों से देख रहे थे और एक ने पूछा, क्या उसने फुल इंस्टेंट हीलिंग यूज की? लगता है अफवाह सच थी। लैरो चुपचाप उसे देखता रहा और यूरियन ने उन बड़े अजीब लोगों को पुकारा। मुस्कुराते हुए बोला, वो बचकर नहीं जाएंगे, खासकर वो सिनिस्टर आदमी। लैरो गुस्से से भर गया और बोला, तैयार रहो। वो डैगर हाथ में लेकर चालाक मुस्कान के साथ सोचने लगा, ये बेवकूफ खुद यहां आ गया, अब वो उसे जरूर मारेगा। यूरियन शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहा।
जेड बहुत तेज भाग कर आया और डीमन स्वॉर्ड सेकंड फॉर्म स्पाइरल यूज करके जमीन में उसके सामने घुसा दिया। लैरो ने शांत नजर से देखा और बोला, लगता है उसने अपनी एनर्जी वापस पा ली, फुल इंस्टेंट हीलिंग ही है। जेड मुड़कर उसका नाम लेकर पूछा, वो यहाँ क्यों आया? वो इतना स्मार्ट है, उसे पता होना चाहिए यहाँ खतरा है। यूरियन उसके पास आया और बोला, वो अभी अभी यहाँ आया है। लैरो ने असंतुष्ट नजर से पूछा, किसने कहा वो उन्हें जाने देगा? जेड ने चिंतित नजर से सोचा, वो फिर से इमोबिलाइजिंग एबिलिटी यूज कर रहा है। कौन होगा? किसको इमोबिलाइज करेगा? किस पर हमला करेगा? जेड ने स्किल्ड डिमोनिक स्वॉर्ड 8th फॉर्म शील्ड यूज किया और चिंतित नजर से सोचा, स्वाभाविक है, उसने उसे इमोबिलाइज किया है, इसलिए यूरियन को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लैरो शील्ड के पीछे से देखता हुआ बोला, तो वो ये पहले से भविष्यवाणी कर सका, इमोबिलाइज होने से पहले ही अपने आप को बचाने के लिए शील्ड बना ली। वो उसके पास आया और बोला, उसे अब ध्यान से देखना चाहिए, लेकिन वो रुक गया क्योंकि यूरियन ने उसे घिनौना फ्रीक कहा। उसके शरीर से अंधेरी ऑरा निकल रही थी और उसने गंभीर नजर से कहा, अगर उसने उसे दोबारा देखा तो वो उसे मार देगा।